तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ेंगी जो होता है लॉन्ग नीटियान को वहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तो लॉन्ग नीटियान भी अब यहाँ पर सीरियस हो जाता है, वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। 2 घंटे के बाद का सीन दिखाता है कि 2 घंटे के बाद वो अभी भी यहाँ पर गुस्सा हो रहा था। अपने ड्रैगन से कहता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, तुम यहाँ पर बिल्कुल बेकार हो, तुम यहाँ पर मेरी कमांड को क्यों नहीं मान रहे, मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारा ज़ेंगी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक कर रहे हो, 2 घंटे में हो चुके हैं और तुमने अभी तक यहाँ पर अपने आप को काफी ज्यादा हार्ड वर्क महसूस करवाया है। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर डोमिनेंस एनर्जी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हो। चलो जल्दी से अब यहाँ पर सोचना शुरू करो कि तुम उसके बाजू को हिला पा रहे हो। और इसी के साथ ही दिखाता है कि लॉन्ग नीटियान जो होता है वहाँ पर अपनी डोमिनेंस एनर्जी को रिलीज करता है। तो ड्रैगन का अपना हाथ जो होता है अपने आप वहाँ पर हिलना शुरू हो जाता है, फिर साथ ही वो ड्रैगन को पूरी तरह से उलट देता है। तो लॉन्ग नीटियान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि ब्रदर चैन देखो मैंने यहाँ पर क्या किया। तो वो कहता है हमें यहाँ पर देख पा रहा हूँ और दोनों वहाँ पर एक दूसरे के गले रख के वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब जबकि यहाँ पर उसे डोमिनेंस एनर्जी के बारे में पता चल चुका है तो वो बड़ी आसानी से यहाँ पर अपने ड्रैगन को बिना कमांड दिए कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो अपने इन्वर्टेड स्केल ड्रैगन से कहता है कि चलो जल्दी से अब रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल करने वाला हूँ। और ड्रैगन जो होता है बिना किसी कमांड के वहाँ पर जिस तरह से उसे कहता है कि उस तरह से वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पर रिंग्स होती हैं और यहाँ पर 7 रिंग्स के अंदर से बड़ी आसानी से निकल जाता है। उसकी प्रिसीजन पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और पहले से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका होता है। ज़ेंगी उसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस तरह से तुम अपने मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाओगे, अब तुम यहाँ पर इसको ज्यादा प्रिसीजन से कंट्रोल कर सकते हो और अब जबकि तुम यहाँ पर इसे कंट्रोल कर सकते हो तो इसका निशाना भी पहले से बेहतर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही लॉन्ग नीटियान से कहता है तो फिर ठीक है चलो मुझे यहाँ पर अपने निशाने को भी प्रैक्टिस करने दो। जैसे वहाँ पर उसे निशाना लगाने का कहता है इसी के साथ ही बेहोश होकर गिर जाता है। ज़ेंगी उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम्हारे पास इतनी डोमिनेंस एनर्जी नहीं है कि तुम सारा दिन इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सको, तुम बस लिमिटेड अमाउंट के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसी वजह से अब तुम यहाँ पर बेहोश हो गए हो। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि जबकि तुम्हें यहाँ पर डोमिनेंस एनर्जी के बारे में पता चल गया है तो फिर किसी दिन यहाँ पर मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारे बीज को यहाँ पर इवॉल्व कैसे करना है। तो वो कहता है क्या वाकई में तुम ऐसा कर सकते हो। ज़ेंगी उसे कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जरूरी है कि टाइम के ऊपर अपना लंच करना है, तुम्हें यहाँ पर लंच भी करना होगा ताकि तुम अपनी बॉडी को भी यहाँ पर इसको फिजिकल स्ट्रेंथ दे सको। खाना ना खाने की वजह से भी तुम्हारी डोमिनेंस एनर्जी कम होती है। जल्दी से जाकर अपने फादर और अपनी सिस्टर जाओनी को बुला लाओ ताकि हम लोग यहाँ पर मिलकर कैंटीन में जाकर खाना खा सके। तो लॉन्ग नीटियान से कहता है कि मेरे फादर तो यहाँ पर नहीं है, वो तो बिजनेस पर गए हुए हैं, वो तो सुबह सुबह यहाँ पर से निकल गए थे, वो दोपहर से पहले नहीं वापस आएंगे। तो ज़ेंगी से कहता है कि वो कौन से बिजनेस पर चले गए, इस वक्त वो क्या करने के लिए गए हैं। तो लॉन्ग नीटियान से कहता है कि कल तुमने वो बंदा देखा था ना, वो व्हाइट बालों वाला, वो लड़का जो था वो उन्हें अपने साथ लेकर गया है। मुझे लगता है कि शायद वो किसी सेक्टर को बेचना चाहता है, यानी अपने सेक्टर को बेचना चाहता है और वो उनके साथ कोई डील करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद ज़ेंगी चिल्लाकर उसे कहता है क्या वो मोचवार के साथ गए हैं, वो तो बंदा बहुत बड़ा कमीना और बहुत ज्यादा चालाक इंसान है, अगर तुम्हारे फादर उसके साथ गए हैं तो वो बहुत बड़े खतरे में है, यानी कि वो किसी वक्त भी लुट सकते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मोचवान का दिखाया जाता है। मोचवान उन मास्टर लॉन्ग को अपने साथ लेकर अपने सेक्टर में आ जाता है। वहां पर आने के बाद उसे कहता है मेरे सेक्टर की लोकेशन काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, हालांकि सेक्टर काफी ज्यादा ओल्ड है लेकिन ये यहाँ पर से मेन मार्केट से तकरीबन 1 माइल ही दूर है, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। इससे बड़ी जगह तुम्हें यहाँ पर इस पूरी मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। तो वो कहते हैं तुम्हारा सेक्टर तो काफी ज्यादा बेहतर है। फिर साथ ही उसे कहता है कि जहाँ पर लिविंग क्वार्टर्स है, जहाँ पर साइड के ऊपर किचन है, जहाँ पर कैंटीन है और सब कुछ उसे बता रहा था। तो मास्टर लॉन्ग उसे कहते हैं कि यहाँ पर तो काफी कुछ है। साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारे सेक्टर में यहाँ पर कोई है क्यों नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो मोचवान उसे कहता है कि वैसे कि हमें यहाँ पर काफी सारा रश लगा होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें काफी सारे हाई लेवल के मिशन दिए जाते हैं, इसी वजह से सारे डिसाइपल्स मिशन को पूरा करने के लिए बाहर गए हुए हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर हूँ। जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने के लिए खड़ा हूँ, इसी वजह से मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कितने टाइम में जाकर किसी मिशन को पूरा कर सकता था और कितने सारे पैसे कमा सकता था। तो मास्टर लॉन्ग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या तुम इतने टाइम में यहाँ पर कोई मिशन पूरा करके पैसे कमा सकते थे, ये तो वाकई में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर लगता है, तुम्हारा सेक्टर जो है उसमें काफी सारा पैसा है। मोचवान उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि मछली जो है उसे चारा चुग लिया और यहाँ पर वो जाल में फंसने को बिल्कुल तैयार है। इसी के साथ उसे कहता है लेकिन यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन भी है। मास्टर लॉन्ग उसे कहते हैं कि अब क्या हुआ तुम्हारे जैसे यंग मैन के लिए। तो वो कहता है कि यंग मैन तो हूँ लेकिन मेरे पास यहाँ पर गिफ्ट में एक बीमारी मिली थी। जब मैं पैदा हुआ था मेरी मॉम उसी वक्त मर गई थी, लेकिन साथ ही मुझे एक बीमारी देकर चली गई, एक ऐसी बीमारी जो मेरे खून में है। जब मैं 25 साल का हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और सिर्फ अगले साल में यहाँ पर 25 साल का होने वाला हूँ और उसके बाद जब मैं मर जाऊंगा तो इस सेक्टर में संभालने के लिए कोई भी नहीं है। मास्टर लॉन्ग से कहते हैं अच्छा तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बीमारी है, तुम काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर भी नहीं बता सकता कि तुम बीमार हो सकते हो। ये तो वाकई में एक बहुत ही बुरी बात है, बुरी किस्मत है। मोचवान से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा केयर करने के लिए। जबकि मास्टर लॉन्ग कहते हैं कि मैंने कब से तुम्हारी केयर करना शुरू कर दी। इसी के साथ उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर मेरे अल्टीमेट टेस्ट को पास कर लिया, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था और इसी के साथ तुम्हें टेस्ट कर रहा था। मास्टर लॉन्ग कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि तुमने यहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर लिया। तो मोचवान से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपना माइंड बना लिया है कि मैं यहाँ पर अब इस सेक्टर के जो लीडर का रोल है वो तुम्हें देकर जाने वाला हूँ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर अपने लिए एक सेक्टर ढूंढ रहे हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे ट्वाइलाइट हाउस के सेक्टर के मास्टर बन जाओ और इस तरह ये सेक्टर तुम्हारा हो जाएगा, मेरे मरने के बाद जो तुम्हारा हो जाएगा। मास्टर लॉन्ग कहते हैं क्या मेरा, क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ पर मुझे कैसे दे सकते हो, इतना बड़ा सेक्टर तुम यहाँ पर मुझे कैसे दे सकते हो। तो मोचवान से कहता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ पर इस सेक्टर को चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम यहाँ का लीडर बनकर बिल्कुल ठीक रहोगे। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर सही फैसला किया है। पहले तो मैं यहाँ पर इस बारे में सोच रहा था कि मैं इस सेक्टर को बेचकर यहाँ पर अपने लिए कुछ पैसा ले लूंगा, जिससे मैं जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकूं, हो सकता है कि जिससे मैं 1-2 साल और जी सकूं।
सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे ये सेक्टर तुम्हें देना चाहिए। लेकिन अब जबकि तुम मेरे ब्रदर हो तो हो सकता है कि तुम यहाँ पर मुझे सेक्टर में से कुछ ना कुछ तो हिस्सा दे ही सकते हो ना, यानी कि थोड़े बहुत मुझे पैसे दे दो ताकि मैं जाकर अपना इलाज करवा सकूं। और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलाकर टोटल 38 गोल्ड कॉइन और 27 सिल्वर टील्स देने होंगे। अगर तुम यहाँ पर इतना कुछ दे देते हो तो मैं तुम्हें फैमिली डिस्काउंट भी दूंगा, क्योंकि हमारा आपस में अब एक रिश्ता बन चुका है, हम दोस्त हैं। तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए डिस्काउंट देने वाला हूँ। तुम्हें बस यहाँ पर मुझे 38 गोल्ड कॉइन और 27 सिल्वर कॉइन ही देने होंगे ताकि फिर मैं जाकर अपना इलाज करवा सकूं और जो सेक्टर तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे लोग उसे कहते हैं लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मोचवान कहता है कि मेरे भाई तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें पता ना कि ये जगह कितनी प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर से जाकर तुम अपने डिसाइपल्स को मिशन पर भेज सकते हो, जहाँ पर तुम एक ही साल में यहाँ पर सारे के सारे पैसे जो है इससे भी डबल कमा सकते हो। तो फिर ये बहुत ही फायदे का सौदा है। तुम्हारे लोग कहते हैं कि मैं सच्ची कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मोचवान उसे कहता है तो फिर बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे मुझे दे दो, और साथ ही अपने कुछ रिश्तेदारों से या फिर जानने वालों से कुछ पैसे उधार ले लो और उसके बाद मुझे दे दो ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट तो करवा सकूं। तुम्हारे बेटे के पास यहाँ पर एक किंग रैंक का स्पिरिट मॉन्स्टर है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स काफी ज्यादा अमीर हुए होंगे। उन्होंने यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर किंग रैंक का मॉन्स्टर छोड़ा है, लगता है कि वो काफी ज्यादा अमीर रहे होंगे। चलो फिर ठीक है, तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर एक और डील करने को भी तैयार हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें सेक्टर का इंचार्ज बना देता हूँ, सेक्टर तुम्हारे हवाले कर देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर साल के अंदर अंदर मुझे पेमेंट करनी होगी और हम दोनों यहाँ पर एक आईओ को असाइन करेंगे। तो मास्टर लॉन्ग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर अपनी ड्रामेबाजी को बंद कर सकते हो, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन यहाँ पर से कहीं पर भी नहीं जा रही। मैं तो बस यहाँ पर देख रहा था कि तुम यहाँ पर किस तरह की चालबाजी करने वाले हो, क्योंकि मुझे पहले पता चल गया था कि तुम यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे। मोचवान उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुमने कुछ गलत समझ लिया। मास्टर लॉन्ग उसे कहते हैं कि बस भी करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गांव से उठकर आया तो तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना लोगे। यहाँ पर आने से पहले मैंने पूरी तरह से रिसर्च की थी, मैंने शहर की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा था। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द के जितने भी जगह हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, सभी के रेट्स के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है। और यहाँ पर एक सेक्टर को खरीदने के लिए मेरे पास जितने पैसे होने चाहिए उतने पैसे मेरे पास मौजूद है। मैं यहाँ पर आने से पहले सारी रिसर्च करके आया था। मैं गाँव से उठकर यहाँ पर आया हूँ शहर में, ताकि अपने बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बना सकूँ, एक सेक्टर एस्टैब्लिश कर सकूँ, ना कि तुम्हारे जैसे लोगों के हाथों से यहाँ पर बेवकूफ बन सकूँ। रही बात यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के प्रॉस्पर होने की, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सभी डिसाइपल्स जो है वो मिशन के ऊपर गए हुए हैं और तुम यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, ये तो बिल्कुल बकवास है। मैं तुम्हारे रेस्ट रूम में गया था, जहाँ पर वॉशरूम यूज करने के बहाने से मैं गया था, और वहाँ पर वॉशरूम में जाकर मुझे पता चला कि यहाँ पर वॉशरूम तो यूज ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, सिर्फ एक तुम ही हो यहाँ पर, जबकि तुम इस सेक्टर के बिल्स और लोन्स को नहीं चुका पा रहे। इसी वजह से अब तुम इस सेक्टर को यहाँ पर बेचकर भागना चाहते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 105 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मोचवान यहाँ पर क्या करेगा जब उसका सीक्रेट जो आउट हो चुका है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लॉन्ग भी काफी से समझदार इंसान निकलते हैं। वो मोचवान से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी चालबाजी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब यहाँ पर ओरिजिनल नौटंकी करना बंद करो। तो मोचवान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की, और इसी के साथ ही वो अपनी फॉक्सी को रिलीज करता है और कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। तो उसकी फॉक्सी जो है मास्टर लॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचती है। जैसे वो उसके करीब पहुंचती है, इसी के साथ ही हमारे मास्टर लॉन्ग उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ पैसे कमाना चाहते हो, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा कर दे सकता हूँ। तो उसी के साथ ही मोचवान जो है फॉक्सी को वहीं पर रोक देता और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। मास्टर लॉन्ग कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे साथ एक बिजनेस करना चाहते थे, तुम यहाँ पर ये जगह मुझे बेचना चाहते थे, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट करो। मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है तुम्हारे लिए, अगर तुम यहाँ पर मेरी डील को एक्सेप्ट कर दो तो फिर तुम्हें इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो जल्दी से मैं तुम्हें अपना प्लान बनाता हूँ, उसके बाद तुम यहाँ पर सोचकर बताना कि तुम क्या करना चाहते हो। और थोड़ी देर के बाद जेंगी और लॉन्ग भी दोनों वहाँ पर भागते हुए पहुंच आते हैं। तो जेंगी चलाकर कहता है कि मास्टर लॉन्ग प्लीज यहाँ पर इस बंदे से दूर रहें। और मोचवान से कहता है कमीने कही कि तुम यहाँ पर इनको कौन सी धोखेबाजी में लेने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वहाँ पर मोचवान को दिखाता है कि वो सोच में पड़ा होता है कि वो क्या करे। जेंगी कहता है कि सर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आप ठीक है, कहीं आपके साथ इसने कोई चालबाजी तो नहीं की, कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना दिया। तो मास्टर लॉन्ग उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दिया है, मैंने इसे अपना प्लान बताया और इसे यहाँ पर कंसीडर करने के लिए टाइम दे रहा हूँ। तब लॉन्ग नीटियान उसे कहता है कि जेंगी मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे डैड इससे बड़े धोखेबाज हैं, वो यहाँ पर इसको हैंडल कर लेंगे। और इसी के साथ ही जेंगी कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ पर व्हाइट हेयर किस बारे में सोच रहा है। तो मास्टर लॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 2 दिन का टाइम देता हूँ, 2 दिन के बाद तुम्हें आकर मुझे बताना होगा कि तुम्हें मेरी ऑफर मंजूर है या नहीं। जैसे कि तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे सेक्टर को टेक ओवर करूँ, ठीक है मैं तुम्हारे सेक्टर को टेक ओवर करूंगा और साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हें सेक्टर के शेयर्स में से 10% दूंगा। तुम्हारे सेक्टर का नाम चेंज करने के बाद हम लोग इसको इनविंसिबल पैलेस का नाम देंगे। इसके साथ ही मास्टर लॉन्ग जब वहाँ पर जाने लगता है तो मोचवान उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस ऑफर को मान लेता हूँ। तो यही बस नेक्स्ट सीन जो होता है लिंक्स ऑफ क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके गेस्ट रूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर सिस्टर बाई और जंग मास्टर बाई जो होता है वो दोनों वहाँ पर सो रहे होते हैं। जब वो लोग वहाँ पर सो रहे होते हैं तो हमारा ल्यूफेंग जो होता है वहाँ पर खिड़की में आकर बैठा होता है और कहता है क्या तुम लोग उठ गए, मैं कब से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। यंग मिस बाई से कहती है कि कमीने ठरकी कहीं क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी इज्जत लूटने के लिए आए हो। देखो मेरा भाई अभी यहीं पर सो रहा है, हालांकि वो सो रहा है लेकिन उसकी नींद बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर मैं उसे आवाज दूंगी तो वो उठ जाएगा, मेरे साथ कुछ करने के बारे में सोच रहा है बीमार। तुम्हारा ल्यूफेंग से कहता है कि बकवास मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए नहीं है, चलो जल्दी से मेरे साथ बाहर आ जाओ, अगर तुमने अपनी नींद पूरी कर ली हो। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और क्या करूंगा, हम दोनों के दरमियान में जो कुछ रह गया था, जो अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है। जंग मिस बायो से कहती है कि मेरे डैड भी यहीं पर हैं, वो कहाँ पर है। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है कि वो तो फिर से पीकर टल्ली
टल्ली हो चुके हैं। तो मुझे कहती है अच्छा बताओ कि तुम मेरे साथ कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो। तो मुझे अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरे बेस को इवॉल्व करने के बारे में बात कर रहे थे। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि हम दोनों के दरमियान में कुछ अधूरा रह गया और तुम उसे पूरा करने वाले हो। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंट हो रही हो, चलो जल्दी से अपने बीज को निकालो। तुम अपने बीज को बाहर निकाल दिया। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे एक बीज पिल देता है और कहता है कि चलो ये पिल इसको खिला दो। तो पिल खाने के साथ उसका जो स्नेक होता है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि वो फॉर्मेशन स्टेज की मैक्स लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये देखने के बाद मिस बाई भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये क्या, ये तो वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हो गया, तुमने इसके लेवल को इंक्रीज कर दिया। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ इसका लेवल इंक्रीज हो चुका है, जिस वक्त मैच्योर के मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है। तो मिस बाई उसे कहती है कि इसका लेवल तो मेरे पहले वाले स्नेक से भी ज्यादा हायर हो गया, तो क्यों ना तुम यहाँ पर इसको और ज्यादा पिल्स खिलाओ जिससे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचा सकते हैं। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारी डोमिनेंस एनर्जी इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर तुम इसको इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचा भी देती हो तभी तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तुम्हें यहाँ पर काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस करो उसके बाद तुम यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। तो मिस बाई उसे कहता है कि ठीक है मिस्टर ल्यू, जैसे तुम कहते हो बिल्कुल वैसे ही करूंगी। अगली बार जब कभी यहाँ पर किसी एडवेंचर पर जाना होगा तो मुझे अपने साथ लेकर जरूर जाना और अगली बार मैं स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आऊंगी ताकि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर पीछे ना रहना पड़े और मैं भी तुम्हारा साथ दे सकूं। ल्यू फेंग से कहता है कि हाँ ठीक है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जबकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डिजी फील हो रहा है क्योंकि मैं भी पीपी का टल्ली होने वाला हूँ, तो मुझे जाकर सोना चाहिए। और इसी के साथ ही यंग मिस ल्यू जो होती है, यंग मिस बाई जो होती है वहाँ पर अपने स्नेक के साथ उसकी बॉडी को वहाँ पर लपेट लेती है और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, अभी तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी है। और अपने स्नेक की पूंछ में लपेट कर उसे ऊपर उठा लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें इसी तरह से उठा रखा था और साथ में तुमसे कुछ सवाल पूछ रही थी। जबकि हमारा ल्यू फेंग वहाँ पर उसका पेट बुरी तरह से स्नेक की वजह से दबाने हो रहा था, जिसकी वजह से उसको वहाँ पर उल्टी आ रही होती है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि उसका भाई भी उठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर बाहर से किसके चिल्लाने की आवाज आ रही है और मेरी बहन कहाँ पर चली गई, चलो उसे चल के ढूंढता। और इसी के साथ ही वो खिड़की में से बाहर देखता है, जबकि दूसरी तरफ फादर जो होते हैं वो भी पीकर टल्ली हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर उठकर आ जाते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ पर चले गए, चलो चल के उन्हें ढूंढता हूँ, हमें घर वापस भी तो जाना है। लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि हमारा ल्यू फेंग जो होता है वहाँ पर उल्टी कर रहा था यंग मिस बाई के ऊपर और यंग मिस बाई ने अपने स्नेक के साथ उसकी बॉडी को लपेट रखा होता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारा ल्यू फेंग जो होता है अपने क्वार्टर्स में उठता है और कहता है कि कौन सी जगह मैं कहाँ पर हूँ। और वहीं पर कुछ डिसाइपल्स बैठे होते हैं, वो लोग वहाँ पर बैठकर गप्पे लगा रहे होते हैं। एक कहता है कि सीनियर ब्रदर ल्यू ने हमें बहुत सा शर्मिंदा कर दिया, पता नहीं जैसे क्रोनी को यहाँ पर रखा क्यों गया है। हालांकि ये हमारा सीनियर ब्रदर है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह की हरकतें करता है जिसकी वजह से हमें काफी से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तुम्हें पता है कि आज की सुबह के वक्त इसने इतनी ज्यादा पी ली थी कि इसने यंग मिस बाई के ऊपर उल्टी कर दी, उसके बाद खुद ही वहाँ पर बेहोश हो गया, हमें उठाकर इसे यहाँ पर लेकर आना पड़ा और उसके बाद से अभी तक ये उठा भी नहीं है। अगर यहाँ पर इतनी ज्यादा पचा नहीं सकता तो फिर इतनी ज्यादा पीनी भी नहीं चाहिए। तुम्हारा ल्यू फेंग उठकर बैठ चुका होता है और उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं सीनियर ब्रदर, हम लोग यहाँ पर आपके बारे में बात नहीं कर रहे। फिर साथ ही लड़की से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और हमारा ल्यू फेंग जो है वहाँ पर सोच रहा था कि सभी लोग पता नहीं मुझे यहाँ पर समझते क्या है, सभी लोग मेरे खिलाफ ही बातें करते रहते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर बाई की बाहर से आवाज आती है, वो कहते हैं कि ल्यू फेंग हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं, अगर तुम जाग रहे हो तो बाहर आ जाओ। तुम्हारा ल्यू फेंग जो है बाहर आ जाता है और वो लोग उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही सो लिया। यंग मिस बाई उसे कहती है कि तो फाइनली तुम्हें यहाँ पर होश आ गई, लोग डैड के साथ यहाँ से वापस घर जा रहे हैं। तो हमारा मास्टर बाई जो होते हैं वो लोगों से कहते हैं कि लीडर गाँव प्लीज माफ करिएगा, हम लोग 2 दिन यहाँ पर रह चुके हैं, अब हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर बाई जो है वो आगे बढ़ता ल्यू फेंग के कान में जाकर उसे कहता है जबकि यहाँ पर मेरा बीस जब इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंच चुका है तो इसे थोड़ी देर कंट्रोल करने के बाद मैं जरा इसको पहले कंट्रोल करना सीख लूं, उसके बाद हम लोग टॉप लीग में पहुंच जाएंगे और टॉप लीग में पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेंगे, लीडर फैन की मौत का बदला हम लोग जरूर लेंगे और उन कातलों को भी जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। यंग मिस बाई से कहते हैं कि मैं भी वापस जाने के बाद बहुत सारा ट्रेनिंग करने वाली हूँ ताकि हम लोग जब अगले एडवेंचर पर निकले तब मैं भी यहाँ पर तुम्हारा साथ दे सकूँ। तो ल्यू फेंग कहता है हाँ ठीक है। तो ये हमारा वादा रहा और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर से अपने बेस के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं। लिंग्जाओ क्लैन के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी अंदर बैठे होते हैं और अंदर बैठकर वहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो मिस गावलिंग उनसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर ये मसला हल हो चुका है, पार्टी ओवर हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर अब अपनी आंखें एक अगले गोल के ऊपर सेट करनी होंगी, हमें यहाँ पर सेकंड लीग में प्रमोशन लेनी है। गावलिंग उनसे कहते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती हूँ कि सेकंड लीग की रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली हैं। तो उसके लिए 3 चीजें होती है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्केल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास कितने बंदे हैं। दूसरा सेक्टर की कंट्रीब्यूशन, हम लोग कितने मिशन को पूरा करते हैं। उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि सेक्टर की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि हमारे पास जो सेक्टर के अंदर मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ का लेवल क्या है। अब मैं यहाँ पर तुम सभी को तुम लोगों के रोल्स देने वाली हूँ कि तुम में से सभी लोग यहाँ पर अपना अपना रोल पूरा करेंगे और इसी के साथ ही हम लोग बहुत जल्दी सेकंड लीग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 106 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एक नया एडवेंचर, एक नया मिशन। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 107 के साथ हाजिर हूं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जहां पर सेक्टर मास्टर गावलिंग जो होती है वो अपने डिसाइपल्स को बता रही होती है कि जहां पर मैं 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा तभी हम लोग जहां पर सेकंड लीग के लिए प्रमोट हो पाएंगे। तो सबसे पहले उनसे कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन का स्केल, हमें यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्केल को बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें टोटल 50 मेंबर्स की जरूरत है। तो मैं ल्यू फेंग वहाँ पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर लीडर होता तो मैं यहाँ पर 50 मेंबर्स को कैसे पूरा कर पाता। जब किसी के साथ जेंगी उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का मैं जिम्मेदार हूँ तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग कैसे 50 मेंबर्स को
पूरा करने वाले हैं। तो उन्हें बताता है कि इस वक्त हमारे पास पूरे 39 डिसाइपल्स हैं और अब जबकि हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड लीग कंपटीशन को भी पास कर लिया और हम लोग थर्ड लीग में पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारे नए एप्लीकेंट्स जो हैं वो यहाँ पर डेली के में एप्लीकेशंस भेज रहे हैं। उनमें से हम लोग यहाँ पर कुछ को भी सिलेक्ट करें ताकि हम लोग यहाँ पर 50 मेंबर्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये टारगेट तो हमने अचीव कर लिया है। तो ज़ेंगी कहता है कि मैं यहाँ पर इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं इस टारगेट को बहुत ही कम समय में अचीव कर लूंगा। और इसी के साथ ही मैं गावलिंग उन लोगों से कहती है कि अब यहाँ पर दूसरे टास्क को पूरे करने की बारी है। दूसरा टास्क यह है कि हमें सेक्टर के लिए कंट्रीब्यूट करना है, यानी कि कंट्रीब्यूशन के लिए हमें 500 पॉइंट्स को हासिल करना लाजमी है। तो मैं ल्यूफेंग सोच रहा था कि पिछले साल तो यहाँ पर इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था, मुझे पॉइंट्स के बारे में पता भी नहीं है कि ये पॉइंट्स है क्या। जब किसी के साथ डांडाइन से कहता है कि अब जबकि मिशन और इनके टास्क के रिलेटेड ये सारे का सारा सिस्टम मेरे हवाले है, तो फिर मैं यहाँ पर 500 पॉइंट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। हम लोग यहाँ पर उन्हीं मिशन को एक्सेप्ट करेंगे जिन मिशन को हम लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं और हम लोग हर एक मिशन को पूरा करेंगे तो जिससे हमें पॉइंट्स मिलेंगे और बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर इस मिशन को भी पूरा कर लेंगे। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ही महीनों में 500 पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। फिर मिस गावलिंग उन लोगों से कहती है कि अब यहाँ पर अगली बारी है ओवरऑल स्ट्रेंथ की, हमारे मेंबर्स के पास कंप्लीट स्ट्रेंथ कितनी होती है। उसमें हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यह है कि हमारे किसी एक मेंबर के पास मेटामॉर्फोसिस स्टेज की पावर होनी चाहिए, यानी कि उसका 20 मेटामॉर्फोसिस स्टेज में होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि जिसमें से हमारे सेक्टर में से कम 3 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि इंटीग्रेशन स्टेज के लेटर फेजेस में हो और 10 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि इस वक्त मैक्स लेवल में फॉर्मेशन स्टेज के या फिर इससे ऊपर लेवल पर होने चाहिए। जबकि हमारे पास यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचने वाला बेस मौजूद है, लेकिन हम लोग वेल को एक्सपोज नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना होगा, यानी कि हमें कम से कम यहाँ पर 3 मॉन्स्टर्स को इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंचाना होगा और बाकी 10 मेंबर्स को फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंचाना होगा। तो ल्यूफेंग के अलावा हम चारों के पास यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर हैं, लेकिन हमें 6 और मेंबर्स को तैयार करना होगा। 6 और मेंबर्स के पास यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर्स होने चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर सेकंड लीग के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 महीने का टाइम है, जैसा कि मैंने वहाँ पर पार्टी में कहा था। तो हमें 7 महीने में ये सब कुछ कंप्लीट करना होगा। तो ज़ेंगी कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे कर पाएंगे, हम सभी के बीच जो है इस वक्त इंटीग्रेशन स्टेज के 5th लेवल पर फंसे हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट नहीं करते तो 6 लेवल में नहीं ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा डर रहा हूँ क्योंकि 6 लेवल के ब्रेक थ्रू के लिए मुझे यहाँ पर इनर सेल्फ से फाइट करना होगी। सिस्टर जुई कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तो ल्यूफेंग से कहता है कि ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे कि तुम सभी लोग जानते हो कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोग अपने अपने बेस को कैसे हरा सकते हो और मैं तुम्हारे लिए गाइड का काम करने वाला हूँ। ल्यूफेंग से कहता है कि यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि हमारे पास इतने ज्यादा आइटम्स नहीं थे कि हम लोग इन सभी को 6 लेवल में ब्रेक थ्रू करवा सकें। लेकिन लास्ट नाइट मैं ग्लो ऑफ प्लेंसुला में गया था, जहाँ पर से काफी सारे मॉन्स्टर्स को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे काफी सारे आइटम्स मिले हैं। तो वो सभी लोग हैरान होकर से कहते हैं क्या तुम ग्लो ऑफ प्लेंसुला में क्या करने के लिए गए थे, और ऊपर से उनका सेक्टर भी बर्बाद हो चुका है, लीडर शहर भी मार चुके हैं, क्या ये सब में तुम्हारा हाथ है। तो ल्यूफेंग कहता है नहीं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं जहाँ पर तुम्हें सारी बात बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो जानना जरूरी है वो तुम्हें बताता हूँ। जरूरी बात यह कि मेरे पास अभी भी यहाँ पे इतने ज्यादा आइटम्स नहीं है कि तुम सभी के बेस को एक साथ लेवल अप किया जा सके, इसलिए हमें यहाँ पर और पावरफुल मॉन्स्टर्स की जरूरत है जो कि वाइल्ड टाइप के हो, क्योंकि तुम सभी के मॉन्स्टर्स वाइल्ड टाइप के हैं, तो मुझे यहाँ पर वाइल्ड टाइप के आइटम्स की जरूरत है। तो ब्रदर डांडाई से कहता है कि हमारे पास एक मिशन है, ऐसा मिशन जिसमें मुझे लगता है कि तुम्हें काफी फायदा हो सकता है। तो एक थर्ड लीग की असाइनमेंट होती है जिसे A ग्रेड दिया गया होता है, तो उसे कहता है कि तुम इस मिशन को पूरा कर सकते हो। अगर देखो तो उस मिशन का नाम होता है स्नेक इन्फेस्टेशन। तुम्हारा ल्यूफेंग उसे कहता है कि इस मिशन में हमें करना क्या है। तो ब्रदर डांडाई उसे कहता है कि एक छोटा विलेज है, उस विलेज के ऊपर काफी सारे स्नेक्स ने अटैक कर दिया है। वहाँ पर कुछ स्नेक है जो कि अटैक कर रहे हैं और वहाँ पर मसला क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलायंस चाहती है कि हम में से कोई सेक्टर वहाँ पर जाए और जाकर इस मिशन को पूरा करे। और हम लोगों ने यहाँ पर इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अब ये यहाँ पर 1 लाख का मिशन है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हो सकते हैं स्नेक मॉन्स्टर, वो जो है फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर हो सकते हैं। अगर वहाँ पर 4-5 या फिर 6 भी स्नेक मॉन्स्टर्स होते हैं तभी तुम्हें इससे काफी फायदा हो सकता है। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है कि हाँ फिर ठीक है, मुझे लगता है कि वहाँ पर इस मिशन को पूरा किया जा सकता है, हम इस मिशन से काफी सारा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो डांडाई से कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारे स्क्वाड को फिक्स कर देता हूँ, तुम स्क्वाड के लीडर बनोगे, जबकि तुम्हारे नीचे वहाँ पर 3 और स्क्वाड मेंबर्स होंगे, जिनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ कमजोर होने वाले हैं, सभी को तुम लीड करोगे। ल्यूफेंग से कहता है कि ब्रदर डांडाई, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे यहाँ पर एक स्क्वाड की जरूरत है। तो डांडाई से कहता है कि तुम्हें सेक्टर के रूल से ही चलना होगा, तुम यहाँ पर अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे नीचे जो जूनियर्स हैं उन सभी को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिलना चाहिए, और तुम्हारे साथ रहकर वो सभी लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ स्क्वाड को भेजना ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि वो सभी लोग तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर कौन कौन सी बातें करते हैं। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है क्या वो मेरे खिलाफ कौन सी बातें करते हैं। तो वो सभी लोग चलाकर उसे कहते हैं कि वो सभी लोग तुम्हें क्राउनी कहते हैं, यानी कि तुम यहाँ पर मुफ्त का माल खाते हो। वो सभी लोग यही समझते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बोझ बनकर बैठे हुए हो। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है क्या ऐसा सोचते हैं। और इसी के साथ ही अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाता है कि हमारा ल्यूफेंग जो होता है वो तैयार होकर बाहर आता है और कहता है स्क्वाड 5 के लोग कहाँ पर हैं। तो उसके सामने 3 लोग होते हैं, एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। तो वो उन लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता था कि कौन सा सीनियर जो है वो उनका यहाँ पर स्क्वाड लीडर बनने वाला है। तो ल्यूफेंग जब उनके सामने आता है तो वो लोग कहते हैं ये तो मतलब सीनियर ब्रदर ल्यू है, ये हमारे स्क्वाड लीडर हैं। ब्रदर जू जो होता है वो यीशु से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ब्रदर ल्यूफेंग के साथ हम लोग इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। ये एक A लेवल का मिशन है और ये क्राउनी है और ये हमारे साथ मिलकर क्या ही कर पाएगा। यीशु भी उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ब्रदर डांडाई से कोई गलती हो गई, हम जाकर उनसे दोबारा बात करते हैं, किसी और सीनियर को हमारे साथ भेजें। उनके साथ तीसरा लड़का आता है जिसका नाम ज़ेंग होता है, उनसे कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर इस तरह में बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ब्रदर डांडाई ने जानबूझकर यहाँ पर सीनियर ब्रदर ल्यू को हमारे साथ भेजा है ताकि हम लोग इस मिशन को पूरा कर सके और सीनियर ब्रदर ल्यू को भी यहाँ पर कुछ सीखने का मौका मिल सके। तुम
लोग भी अच्छी तरह से जानते हो कि पता ल्यू फेंग के लिए यहाँ पर ये सब कुछ आसान नहीं है। वो बेचारा यहाँ पर फ्री लोडर बनकर रह रहा है और बाकी के सभी लोग यहाँ पर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए यहाँ पर इतना आसान नहीं है। तुम लोग इसके साथ कोऑपरेट करो। और इसी के साथ ही वो आके बढ़ता और ल्यू फेंग से हाथ मिलाता और कहता है कि प्लीज सर यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना, क्योंकि तुम हमारे सीनियर हो। और बाकी के सभी लोग वहाँ पर उसे माफी मांगते और कहते हैं प्लीज हम माफी मांगते हैं कि हम तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा रूडली बात कर रहे थे। सीनियर ब्रदर प्लीज हमारे साथ मिलकर काम करना। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कोई बात नहीं, चलो जल्दी से हम यहाँ पर से निकलते हैं। नेक्स्ट सीन जो होता है सुइयान काउंटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर जाकर स्नेक इन्फेस्टेशन को ये लोग खत्म करने के लिए जाने वाले थे। लेकिन जैसे ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं। तो वो तीनों डिसिपल्स कहते हैं कि हमें यहाँ पर कहा गया था कि हमें यहाँ पर कुछ सांपों से निपटना है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि कुछ सांप यहाँ पर कुछ नहीं है बल्कि बहुत ही कुछ है। और सामने घर के ऊपर दिखाते हैं कि वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा स्नेक्स होते हैं। तो ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। अगर ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर फॉर्मेशन के मैक्स लेवल पर ना भी हो तब भी यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं। इतने सारे स्नेक्स को एक साथ पकड़ना या फिर मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साओ कहता है कि मुझे लगता है किसी वजह से किसी और ने इस मिशन को नहीं लिया और हमारे लिंगजाओ क्लैन को ये मिशन लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स और कोई भी यहाँ पर इस मिशन को लेने को तैयार नहीं था। तो ब्रदर ज़ेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर धोखा दिया गया है, अलाइस ने हमें यहाँ पर गलत बताया है। तो इसी के साथ ही वो ल्यू फेंग की तरफ देखते हैं कि ल्यू फेंग जो होता है वहाँ पर हंस रहा था, बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि इतने सारे स्नेक्स को अगर वो अपनी फिश के अंदर डिवावर करेगा तो इससे बहुत सारी पिल्स बन सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 107 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये मिशन इतना ज्यादा सिंपल होने वाला है, क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्नेक्स ही हैं जिनको मारकर जो लोग अपने मिशन को पूरा करके निकल जाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो बीच टेम्पलर के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ल्यू फेंग जो होता है वहाँ पर इतने सारे स्नेक्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इतने सारे स्नेक्स की वजह से किसी ने इस मिशन को नहीं लिया होगा, और इसी वजह से वो पहले सोच रहे होते हैं कि हम इस मिशन को छोड़ दें। फिर साथ ही उनमें से एक कहता है, ब्रदर ज़ेंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लिंगजाओ क्लैन का एक मोटो है कि हम लोग कभी पीछे नहीं हटते, हम लोग यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे। और इसी के साथ वो तीनों अपने अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं। सबसे पहले जाओ वहाँ पर अपने बीस्ट को रिलीज करता है, उसके पास एक टॉर्नेडो टाइप का बीस्ट होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ अपने टॉर्नेडो बीस्ट की मदद से इन सभी को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन इनमें से जो हाई पावर लेवल के होंगे उन सभी को हराना मेरे पास की बात नहीं है। जबकि ज़ेंग उसे कहता है कि उन सभी को यहाँ पर मेरी वुड स्पिरिट के लिए छोड़ दो। तो वो अपने पास से अपने वुड मॉन्स्टर को निकालता है जो कि एक ट्री मॉन्स्टर होता है। तो वो कहता है कि हायर लेवल जो है उन सभी को मैं संभाल लूंगा। जबकि इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास से निकालती है फ्लफी आउल को और कहती है कि मेरा आउल जहाँ पर बाकी सभी लोगों को संभालेगा, कि मेरा आउल जो है ये फाइटिंग में बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन ये उड़ने में काफी ज्यादा तेज है, तो ये यहाँ पर उड़कर आसपास के एरिया को स्कैन करेगा और हम लोग किसी भी स्नेक को यहाँ पर से बचकर भागने नहीं देंगे। तो वो तीनों वहाँ पर ट्रियो बनाकर एक साथ अपने बेस को रिलीज करके अटैक करने लगते हैं। जबकि ल्यू फेंग भागता उनके सामने आ जाता है, कहता है कि रुक जाओ ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसे कहता है कि ब्रदर ल्यू अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पे हमें रोक क्यों रहे हो। तो ल्यू फेंग कहता है कि हम सभी स्नेक्स को यहाँ पर मार नहीं सकते। तो वो तीनों कहते हैं क्यों, हम लोग क्यों नहीं मार सकते। तो ल्यू फेंग जो होता है उनके सामने वहाँ पर कोई वजह नहीं बना पा रहा था। फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर ये बात इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं, हमें यहाँ पर कुछ स्नेक्स मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे स्नेक्स हैं और तुम यहाँ पर गौर से देखो तो ये स्नेक्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले मैं यहाँ पर स्नेक्स के बारे में जानना चाहिए कि आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ब्रदर तुम्हारी बात सुनकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन लगता है कि इसके ऊपर यहाँ पर गौर किया जा सकता है, हमें पहले इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि ये स्नेक्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसी के साथ ही सिस्टर जीजू उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर देखो ये स्नेक्स तो यहाँ पर से खाना चोरी करके लेकर जा रहे हैं। तो वो सभी स्नेक्स जो होते हैं घर के अंदर से जो भी चीजें मिलती है खाने पीने की वो सारी उठाकर वहाँ पर से निकल कर जा रहे होते हैं। तो जीजू उनसे कहते हैं कि ब्रदर ल्यू फेंग ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ पर स्नेक्स के बारे में जानना चाहिए कि ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेकिन ये लोग यहाँ पर से खाना उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं। आयरन लोगों को यहाँ पर से खाना लेकर जाने की जरूरत ही क्या पड़ी है। और इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह तो स्नेक्स खाते नहीं है, क्योंकि ये तो मांसाहारी होते हैं और ये वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो ब्रदर ज़ेंग उन लोगों से कहता है कि ये सभी स्नेक्स तो यहाँ पर गाँव से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पर इनका पीछा करके देखें, क्योंकि अगर ये सभी लोग यहाँ पर फूड को लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये अपनी बेस के ऊपर सारे के सारे खाने को लेकर जा रहे होंगे जहाँ पे ये अपने खाने को स्टोर कर रहे हैं। ब्रदर ज़ेंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर हो सकता है, कोई ना कोई पावरफुल फोर्स ऐसी है जो कि इन सभी को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है और इन सभी से यहाँ पर ये खाना इकट्ठा करवा रही है। तो ब्रदर ज़ेंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर स्नेक्स से पीछे जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो कि इन सभी को यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, इन स्नेक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है और इनकी मदद से यहाँ पर खाना चोरी करवा रहा है। तुम्हें वहीं पर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स हो, एक बहुत ही पावरफुल फोर्स जो यहाँ पे सभी के सभी स्नेक्स को कंट्रोल कर रही है। अगर हम लोग जाकर उस फोर्स से निपट लेते हैं, उस फोर्स को मार डालते हैं, तो फिर यहाँ पर ये सारे स्नेक्स खुद बाहु डिस्पर्स हो जाएंगे। इसी के साथ ब्रदर ज़ेंग उन लोगों से कहता है तो फिर ठीक है चलो सभी लोग इनके पीछे चलते हैं, हम लोग ग्राउंड से बाहर चलते हैं स्नेक्स का पीछा करते हुए। ल्यू फेंग उन लोगों से कहता है कि हाँ ठीक है तुम सभी लोगों को यहाँ पर से जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस गांव में किसी न किसी को तो छोड़कर जाना चाहिए, क्यों ना मैं यहाँ पर रुकूं, तुम तीनों वहाँ पर स्नेक्स का पीछा करते हुए जाओ, जाकर देखो वहाँ पर कौन सी मिस्टीरियस पावर इन स्नेक्स को कंट्रोल कर रही है, जबकि मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, यहाँ पर रुककर इस गाँव के ऊपर ध्यान रखता हूँ। तो वो लोग जो होते हैं वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद पहले तो काफी हैरान होते हैं और ब्रदर जाओ से कहता है कैसा कैसे तुम यहाँ पर पीछे क्यों रुकना चाहते हो, जबकि इसी के साथ ही ब्रदर ज़ेंग जो होता है उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं इसने बिल्कुल ठीक कहा, सीनियर ब्रदर ल्यू को यहीं पर रुकना चाहिए जैसा कि यहाँ पर इन लोगों ने तय किया है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अच्छा ठीक है और वो तीनों वहाँ पर गाँव से बाहर की तरफ चले जाते हैं, जबकि ल्यू फेंग जो होता है वहीं पर खड़ा रह जाता है और साथ ही सोच रहा था कब से लोग यहाँ पर से मेरी नजर से दूर जाएंगे। और जब वो लोग वहाँ पर से दूर चले जाते हैं इसी के साथ ही ल्यू फेंग अपनी वेल को बाहर निकालता और कहता है चलो जल्दी से अब यहाँ पर जितने स्नेक्स हैं सभी को डिवावर करना स्टार्ट करो। और इसी के साथ ही वो वहाँ पर उनको डिवावर करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर बहुत
बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, तो उन सभी स्नेक्स को डिवावर करती जाती है और उसकी बॉडी के अंदर पिल्स बढ़ती जाती है। और इस बात से हमारा लियू फेंग बहुत सा खुश हो रहा होता है। जबकि वो तीनों जो होते हैं वहाँ पर से गांव के बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, तो जाओ उसे कहता है कि तुमने जहाँ पर मुझे रोका क्यों, तुम वहाँ पर ब्रदर लियू फेंग को वहाँ पर छोड़कर क्यों आ गए हो। तो जैंग उसे कहता है कि तुमने जहाँ पे इस बात को देखा नहीं, ये बात तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। सभी लोगों ने क्या इस बात को नोटिस नहीं किया कि सीनियर ब्रदर लियू फेंग ने वहाँ पर अपने मॉन्स्टर को रिलीज नहीं किया, और आज तक हमें से किसी ने भी जहाँ पर सीनियर ब्रदर लियू के पास मॉन्स्टर नहीं देखा। क्या उसके पास एक मॉन्स्टर है भी या नहीं, और अगर उसके पास कोई मॉन्स्टर है तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर स्नेक से फाइट करने के लिए अप्रोप्रिएट होगा, या फिर वो कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर होगा। इसी वजह से वो बेचारा जहाँ पर परेशान था और वो सोच रहा था कि अगर वो पीछे रह जाता है तो इसकी इंसल्ट नहीं होगी। और मैंने भी इसी वजह से उसकी बात को ध्यान में रखते हुए तुम सभी से कहा कि हमें यहाँ पर से चले जाना चाहिए और उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो ब्रदर जैंग उनसे कहता है कि जितनी मेरी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर लियू फेंग जो है वो हमारा सीनियर इसी वजह से, क्योंकि वो बाकी के चारों के साथ मिलकर यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर था। यानी कि जब सेक्टर को इसकी जरूरत थी तब इस वक्त वो सेक्टर में था, सभी लोग इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, बिल्कुल एक एल्डर की तरह। लेकिन क्योंकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद अपने बेस को इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंचाकर आगे बढ़ गए हैं, तो इसका बेस जो है बहुत ज्यादा कमजोर रह गया होगा। इसी वजह से इस बेचारे को कमतरी महसूस होती है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर है। तो वो सभी लोग कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर वादा करते हैं कि हम लोग ब्रदर लियू फेंग को कभी भी यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे और उनका पूरा साथ देंगे। जबकि जैंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी दूसरे के साथ सिंपैथी दिखाने की बजाय खुद को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम लोग इस बारे में नहीं देख रहे कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे पास और नए सेक्टर मेंबर्स आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग पीछे रह जाएंगे। अगर हम लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो कल को हमारी हालत भी ब्रदर लियू फेंग के जैसी हो जाएगी। तो उसके दोनों साथियों से कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि कोई भी यहाँ पर ब्रदर लियू फेंग की तरह नीचा ना दिखा सके। और वो तीनों वहाँ पर से फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि वो स्नेक्स का पीछा कर सके। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ बेस का सीन दिखाते हैं। तो बेस के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने उस वेसल को पकड़कर बांध कर रखा होता है, पॉइजन लेडी को उन्होंने बांध कर रखा होता है। और उसी के साथ ही ड्रैगन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले सवाल तो यह है कि तुम कहाँ पर से आई हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है और तुम यहाँ पर किसके साथ मिलकर काम कर रही हो, तुम्हारी एबिलिटीज क्या है। मैं ज्यादा सफर वाला बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे सारे के सारे सवालों के जवाब दो। जबकि वो पॉइजन लेडी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि ड्रैगन उसे कहता है इसको खुद से यहाँ पर चीजों को डिफिकल्ट बना रही है। और इसी के साथ ही वो ताली बजाता है। तो जब वो ताली बजाता है तो नुत्सु जो होती है वो दरवाजे को किक मारते हुए अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद हंसते हुए कहती है तो क्या फाइनली यहाँ पर मेरी टर्न आ गई। ड्रैगन, मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर कहा था कि मुझे यहाँ पर इससे उगलवाने दो और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट देखना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। और साथ ही वहाँ पर वो अपने बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर बहुत सारे औजार पड़े होते हैं। तो वो उसे कहती है कि देखो यहाँ पर मैं कैसे इसका मुंह खुलवाती हूँ जो यहाँ पर फर फर बोलेगी। जबकि पॉइजन लेडी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये पागल यहाँ पर क्या करने वाली है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि ये बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तब तक सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाने चाहिए। तो उसी के साथ ही नुत्सु वहाँ पर अपने वेपन्स को निकालना स्टार्ट करती है और कहती है तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर ये लड़की मेरी है। जबकि पॉइजन लेडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से हमें जंगल का दिखाया जाता है, उस टाउन का जहाँ पर वो स्नेक्स जो होते हैं वो टाउन से बाहर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। वो सभी लोग एक पत्थर के पीछे छुपकर उसे देखते हैं और कहते हैं कि सभी स्नेक्स तो वहाँ पर जाकर एक बड़े पत्थर के पास रुक गए हैं। लेकिन ये लोग वहाँ पर क्यों रुके हैं, तो वहाँ पर उन्हें 3 चूहे दिखाई देते हैं। वहाँ पर अल्टीमेट लेवल के चूहे होते हैं जो कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स के साथ होते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है, क्या वाकई में ये रेड्स यहाँ पर इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो तीनों चूहे जो होते हैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स के साथ होते हैं, एक के पास फायर पावर होती है, एक के पास थंडर पावर होती है और एक के पास आइस पावर होती है। तो वो वहाँ पर सारे के सारे खाने को कलेक्ट कर रहे होते हैं और सभी स्नेक जो होते हैं उनके लिए वहाँ पर खाना लेकर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 108 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पे इन चूहों को हरा पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो तीनों डिसाइपल्स जो होते हैं उन सांपों का पीछा करते हुए एक जगह के ऊपर पहुंचते हैं जहां पर वो सारे खाने को कलेक्ट कर रहे होते हैं। वहां पर 3 बड़े बड़े चूहे होते हैं जो कि उनको शायद कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये देखने के बाद सभी लोग वहां पर अपना अनुमान लगाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि यही तीनों चूहे इसके पीछे मास्टरमाइंड और सभी स्नेक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सभी स्नेक्स को गाँव में भेजते हैं जहाँ पर से वो खाना चोरी करके इनके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद खाने को आपस में बांट लेते हैं। हो सकता है कि चूहे यहाँ पर इनको डरा रहे हो या फिर इनको प्रोटेक्शन देकर या फिर किसी किस्म की कोई डील हो सकती है। ब्रदर साहब कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर हमारे पास इस असाइनमेंट को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें यहाँ पर इन चूहों से निमटना होगा। तो ब्रदर जैंग उसे कहता है कि जरा गौर से देखो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उनके रैंक्स को तो देखो। तो उनमें से जो फ्लेम वाला होता है वो मैक्स लेवल पर होता है, जबकि थंडर वाला जो होता है वो इस वक्त फॉर्मेशन स्टेज के 9th लेवल पर होता है और आइस वाला 8th लेवल पर होता है। ब्रदर जैंग उनसे कहता है कि इन सभी लोगों के लेवल को देखने के बाद लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इनका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बेस्ड है वो इस लेवल के नहीं है कि इन तीनों रेड्स को हरा सके। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी वैल्यूएशन दोबारा होनी चाहिए। हमें वापस जाकर सीनियर ब्रदर लियो को इस बारे में बताना और उसके बाद हम लोग अलायंस वालों को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे, जिसके बाद वो लोग इसकी रैंकिंग को चेंज करेंगे। फिलहाल के लिए इसकी रैंकिंग जो है वो 3rd लीग का A ग्रेड है, जबकि मुझे लगता है कि ये 2nd लीग का D ग्रेड का मिशन है। यानी कि हमारे लिए ये मिशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये 2nd लीग के लोगों के लिए एक मिशन बन चुका है। तो चलो जल्दी से यहाँ पर से वापस चलते हैं। तो वो लोग वहाँ पर से वापस की तरफ मुड़े होते हैं। जब वो लोग वहाँ से वापस की तरफ मुड़े होते हैं, इसी के साथ ही वहाँ पर एक फायर क्रैकर मॉन्स्टर निकल आता है, यानी फायर क्रैकर स्नेक निकल आता है। वो उनको देख लेता है। उन्हें देखने के बाद वहाँ पर वो अपनी क्रैक को क्रैक करता है, जिसकी वजह से बाकी सभी को भी मैसेज मिलता है। वो सभी लोग भी वहाँ पर भागते हुए उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो चूहे वहाँ पर अपने स्नेक्स को इशारा करते हैं, तो वो स्नेक्स जो होते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग तो यहाँ पर चारों तरफ से घेर चुके हैं, हमें यहाँ पर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गाँव का
दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ल्यू फेंग जो होता है वहाँ पर अपनी अपनी वेल फिश के साथ उन सभी स्नेक्स को डिवावर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन यहीं पर मुझे एक छोटी सी शिपी भी दिखाई दे रही है। आप भी यहाँ पर सोच रहे होंगे काफी अरसे से हमने यहाँ पर शिपी को दोबारा नहीं देखा, तो यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। तो ल्यू फेंग वहाँ पर आसपास जितने भी स्नेक्स होते हैं सभी को डिवावर करते जा रहा था, अपनी फिश के साथ उन सभी को डिवावर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और हमारा ल्यू फेंग को इस बात का अंदाजा पहले से होता है कि वहाँ पर चूहे इन सभी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर कोई चूहा इसको कंट्रोल कर रहा है तो तीनों जूनियर ने वहाँ पर उस चूहे को सबड्यू कर लिया होगा या फिर वो वहाँ तक पहुंच ही गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो इन सभी स्नेक्स को कंट्रोल कर रहा है तो उस चूहे का लेवल फॉर्मेशन की मैक्स लेवल पर हो सकता है, जिसकी वजह से ये तीनों उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर तीनों वहाँ पर मिलकर अटैक करते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हैं और साथ ही अपने दिमाग को भी यूज करते हैं तो इनके लिए यहाँ पर ये जो अटैक है ये बहुत आसान होने वाला है और इस मिशन को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ब्रदर जाओ जो होता है वो अपने टॉर्नेडो मॉन्स्टर को यूज करता है, वहाँ पर एक टॉर्नेडो लाता है और उस टॉर्नेडो के साथ आसपास के जितने स्नेक्स होते हैं वो सारे उड़कर साइड के ऊपर गिर जाते हैं और उनके लिए वहाँ पर एक ओपनिंग बनती है जिसके साथ वो भागना स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग वहाँ पर आगे की तरफ भाग रहे थे इसी के साथ ही दिखाते हैं कि फायर वाला चूहा जो होता है वहाँ पर सॉरी थंडर वाला चूहा जो होता है वो वहाँ पर स्नेक्स की एक रोप बनाता है और स्नेक्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ लिपट कर एक दूसरे की पूंछ के साथ वहाँ पर रोप बनाते हैं और उसके साथ ही वो उनको चारों तरफ से फिर से घेर लेते हैं और उनके ऊपर एक ठंडर का बैरियर क्रिएट होता है जो कि ठंडर वाले चूहा क्रिएट कर रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ पर स्नेक्स के साथ एक रोप बना दी और उसके साथ ही सर्कल के इर्द गिर्द यहाँ पर ठंडर का बैरियर क्रिएट कर दिया है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा ल्यू फेंग जो है अभी वहाँ पर अपनी प्यूनी के साथ रास्ते में आने वाले स्नेक्स को डिवावर करते जा रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर वो आइस वाला मॉन्स्टर जो होता है वहाँ पर अपने स्नेक्स की बॉडी को आइस में चेंज कर देता है, जिसके बाद वो स्नेक्स को वहाँ पर पियर्स करने का कहते हैं। वो स्नेक्स जो होते हैं उनकी पूंछें वहाँ पर आइस बन जाती हैं और वो तलवारों की तरह उनकी तरफ आगे बढ़ती हैं। तो कहता है कि यहाँ पर ये जायंट रैट्स जो हैं यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके स्नेक्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पर इनको डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। इसी के साथ ही ब्रदर ज़ैंग भी अपने मॉन्स्टर को निकाल लेता है। वो अपने ट्री मॉन्स्टर को निकालता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इनको सबक सिखाता हूँ। तो अपने ट्री मॉन्स्टर को वहाँ पर अटैक करने का कहता है। तो ट्री मॉन्स्टर की वहाँ पर काफी सारी डालियां होती है और अपने डालों के साथ वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर स्नेक्स के ऊपर अटैक करता है। उसके खिलाफ यहाँ पर फायर वाला रैट जो होता है वो अपनी पावर्स को यूज करता है। वो वहाँ पर स्नेक्स को फायर से कवर कर देता है। वो स्नेक्स जो होते हैं उनके ऊपर फायर लगने के बाद उस स्नेक्स को ऑर्डर देता है कि उसके ऊपर जाकर गिरो और वो सारे स्नेक्स जो होते हैं पौधे सॉरी उस बड़े से ट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से उसकी डालियों में आग लग जाती है। तो ब्रदर ज़ाओ कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरे पौधे को तो यहाँ पर आग लग गई। और दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा ल्यू फेंग जो होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर आसपास के एरिया को पूरी तरह से क्लीन कर दिया, मैंने सारे के सारे स्नेक्स को यहाँ पर निकल लिया है। अब जल्दी से मुझे वापस जाना होगा, जाकर चेक करना होगा कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने उस रैट को हरा दिया या नहीं। लेकिन वो तीनों तो वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। टॉर्नेडो के खिलाफ वहाँ पर आइस वाला रैट जो होता है वो फाइट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ आउल के खिलाफ वहाँ पर स्नेक्स जो होते हैं उसको वैसे लपेट रहे होते हैं। तो ब्रदर ज़ाओ कहता है कि ये तो बहुत ही ट्रबल सम है, हम लोग यहाँ पर इनसे नहीं निपट पाएंगे। और इसी के साथ वो अपने टॉर्नेडो के अंदर से एक होल बनाता है और उस वर्म होल के अंदर से जूनियर सिस्टर जीजू को फेंक देता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ से जाओ, जाकर हमारे लिए मदद लेकर आओ। और वो वहाँ पर उस घेरे के अंदर से बाहर गिर जाती है, यानी कि वो ठंडर की वॉल को भी पार कर लेती है और बाहर गिर जाती है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम सभी लोग यहाँ पर से एक साथ निकलेंगे। जबकि ब्रदर ज़ैंग से कहता है कि हम लोग एक साथ यहाँ से नहीं निकल सकते, जल्दी से जाओ, जाकर मदद लेकर आओ, किसी ना किसी को यहाँ पर लेकर आना ताकि हमारी मदद कर सके, वरना हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो जीजू कहती है अच्छा ठीक है मैं अभी जाती हूँ और बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर से भागना स्टार्ट करती है। जब किसी के साथ वो रैट्स जो होते हैं वहाँ पर कुछ स्नेक्स को उसके पीछे भेजते हैं, वो स्नेक्स बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करते हैं। तो बेचारी भागती हुई जा रही होती है और कहते हैं कि मुझे मदद ढूंढनी होगी, कोई तो यहाँ पर हमारी मदद करो। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कोई तो यहाँ पर मदद करो। इसी के साथ एक स्नेक जो होता है उसके पाँव के साथ लिपट जाता है और जब उसके पाँव के साथ लिपटता है तो इसी के साथ ही जीजू वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो वो स्नेक अपना मुंह खोलता है, जब उसे वहाँ पर डसने लगता है इसी के साथ उसकी गर्दन काट जाती है। सिस्टर जीजू इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि यहाँ पर किसने किया होगा। तुम्हारा ल्यू फेंग जो होता है वहाँ पर अपने बॉल को यूज करते हुए उसे तलवार में चेंज करता है और आकर उसकी गर्दन काट देता है, जबकि उसने पोदा चांद को भी रिलीज किया होता है। पोदा चांद वहाँ पर बाकी के सभी स्नेक्स को अपनी वाइन्स के अंदर लपेट लेता है। तो ल्यू फेंग से कहता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है सीनियर ब्रदर हाँ मैं ठीक। और साथ ही उसके पोदा चांद की तरफ देखती है तो उसका मॉन्स्टर फॉर्मेशन में मैक्स लेवल पर आता है। तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि इसके मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसका पोदा चांद तो यहाँ पर फॉर्मेशन की मैक्स लेवल पर है। तो ल्यू फेंग उसे पूछता है कि सिस्टर जीजू बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ, बाकी के सभी लोग कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ, हमें जल्दी से जल्दी जाकर मदद लेकर आनी होगी। ब्रदर ज़ू ब्रदर ज़ैंग दोनों वहाँ पर मुश्किल में। वहाँ पर 3 चूहे थे, 3 चूहों ने वहाँ पर अपनी पावर्स के साथ उनको वहाँ पर बाइंड करके रखा हुआ है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो वहाँ पर 3 बड़े चूहे हैं, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। फिर साथ ही उसे कहता है नहीं अमेजिंग नहीं, मेरा मतलब है ये तो बहुत ही बुरी बात है, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। सिस्टर जीजू से कहते हैं लेकिन वो सारे के सारे फॉर्मेशन स्टेज की मैक्स लेवल पर हैं, क्या हम लोग वहाँ पर उन्हें हरा पाएंगे। ल्यू फेंग कहते हैं ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जबकि जीजू चिल्लाकर उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर ल्यू प्लीज ऐसा मत करें, मैं यहाँ पर आपसे जो कह रही हूँ आप उस बात को ध्यान से सुन नहीं रहे। मैं आपसे कह रही हूँ कि वहाँ पर 3 बड़े बड़े जायंट चूहे हैं जो कि फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है और साथ ही वो वहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं। उनके पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं और वो वहाँ पर सांपों को कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर हमारी क्या ही मदद कर पाएंगे, हमें किसी को जाकर ढूंढना होगा। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि हम लोग इस वक्त जंगल एरिया में यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। अगर तुम यहीं पर बैठी रहोगी तो फिर सिचुएशन काफी
काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, जहाँ पर तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए चुपचाप मेरी बात को सुनो और मुझे वहाँ पर लेकर चलो। इसके साथ ही वहाँ पर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ैंग और ज़ाओ दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, दोनों के बीच वहाँ पर हार चुके होते हैं। उसका ट्री जो होता है वो बुरी हालत में होता है, उसे आग लगी होती है। जबकि दूसरी तरफ से थंडर जो होता है, सॉरी थंडर नहीं, उसका नाम है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो उसकी पावर्स भी वहाँ पर खत्म होने के करीब होती है। ब्रदर ज़ैंग कहता है कि हम लोग फाइनली यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरने वाले हैं, तो ज़ाओ से कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर ऐसे कैसे मर सकते हैं। सिस्टर डू वहाँ पर गई है ना, वो हमारे लिए मदद लेकर आएगी, वो जल्दी यहाँ पर पहुंचती होगी। तुम्हारे लिu पेंग और जीजू दोनों वहाँ पर से भागते हुए आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि ये क्या, ये सीनियर ब्रदर लिu को अपने साथ लेकर आई है, लेकिन सीनियर ब्रदर लिu यहाँ पर क्या ही कर लेंगे। तुम्हारे लिu पेंग उनसे कहता है कि यहाँ पर मेरी बात पर ध्यान दो, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करना होगा। जूनियर ब्रदर ज़ैंग चलाकर उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश मत करो, हम सभी लोग जानते हैं कि तुम एक क्रोनी हो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 109 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिu पेंग कैसे यहाँ पर अपने जूनियर्स को ये बात साबित करेगा कि वो यहाँ पर सेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ पर उसकी वही इज्जत करनी चाहिए जिस इज्जत के वो लायक है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड का एंड करेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर ज़ैंग चिल्लाकर हमारे लिu पेंग से कहता है कि बेवकूफ कहीं के यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पर क्या ही कर पाओगे। और इसी के साथ ही वो रैट जो होते हैं वो कुछ स्नेक्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजते हैं। जब वो 3 स्नेक्स जंप करते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही हमारे लिu पेंग के पास उसका पोला चांस होता है, अपनी वाइन्स के साथ उन तीनों स्नेक्स को पकड़ता है, साथ ही पकड़कर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ब्रदर ज़ाओ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास तो जो बीस्ट है वो यहाँ पर फॉर्मेशन के मैक्स लेवल पर है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। तुम्हारा लिu पेंग जो होता है अपने पोता चांस से कहता है कि उन दोनों को वहाँ पर उन सांपों के बीच से बाहर निकालो। तो पोता चांस जो होता है उन दोनों को वहाँ पर उठाकर उनके बीच से बाहर निकाल लेता है, जबकि एक स्नेक जो होता है वहाँ पर ज़ैंग की पाँव को काटने लगता है, लेकिन इसी के साथ डोगी चान निकलता है, जाकर उसके हिट करता है, जिसके साथ ही वो स्नेक भी मर जाता है। तो डोगी चान को देखने के बाद वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसके पास तो एक डोगी भी है जो कि यहाँ पर फॉर्मेशन के मैक्स लेवल पर है। वो दोनों जब वहाँ पर से बाहर निकल आते हैं, जान बच जाती है। तो अब यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि हमने सीनियर ब्रदर लिu पेंग के बारे में कितनी सारी बातें की थी, लेकिन सीनियर ब्रदर लिu पेंग तो वाकई में एक बहुत ही महान हीरो है। बाद में जाकर सीनियर ब्रदर से माफी मांगनी होगी। तो जीजू उनसे कहती है कि चलो फिर जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अब जबकि हमारा काम यहाँ पर हो गया है। तुम्हारा लिu पेंग कहता है कि नहीं, हम लोग फिलहाल यहाँ पर से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे लिu पेंग को वहाँ पर उन तीनों चूहे के अंदर भी क्रिस्टल दिखाई दे रहे थे कि इन तीनों की मदद से वो कितने सारे यहाँ पर अपने लिए आइटम्स बना सकता है। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तुम्हारा लिu पेंग जो होता है वो उनसे यहाँ पर अभी कहने लगता है कि इससे पहले ब्रदर ज़ैंग बोल पड़ता है और कहता है कि मुझे समझ आ गई ब्रदर लिu यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। ब्रदर लिu यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट करना सीखना होगा। अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस हालात में फंस चुके हैं तो हमें इस फाइट से हार नहीं माननी चाहिए। लिंग ज़ाओ क्लैन का मोटो हमेशा से यही रहा है कि हम लोग कभी हार नहीं मानते और हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमारी सेक्टर लीडर जो है यहाँ पर हमें सेकंड लीग में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर से इस मिशन को फेल करके वापस जाते हैं तो फिर हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, हमारी वजह से हमारे सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो हम सभी लोग यहाँ पर मेहनत करेंगे और इन तीनों को हरा डालेंगे। ब्रदर ज़ाओ से कहता है कि लेकिन हम लोग यहाँ पर से करेंगे कैसे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने इस बात को रियलाइज कर लिया कि सीनियर ब्रदर लिu की तरह हम लोग भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जीजू से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर लिu प्लीज आप यहाँ पर कुछ बताएं कि हम लोग क्या करें। तुम्हारा लिu पेंग जो होता है वहाँ पर ये तो नहीं सोच रहा था, लेकिन साथ ही उनसे कहता है हाँ ठीक है मैं तुमसे यही कहना चाहता था। और इसी के साथ ही लिu पेंग कहता है कि तुम सभी लोग अपने अपने बेस को रिलीज करो, मैं तुम्हें जैसे जैसे कहता बिल्कुल वैसे करो। हम सभी लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन टैक्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पर जीजू अपने फ्लफी आउल को निकालते हैं और कहते हैं फ्लफी आउल चलो निकलो। दूसरी तरफ से ब्रदर ज़ाओ जो होता है अपने टॉर्नेडो को निकालता है और तीसरी तरफ से ज़ैंग जो होता है अपने पौधे को यूज करता है। और इसी के साथ ही हमारा लिu पेंग जो होता है उनसे कहता है कि अब रेडी हो जाओ, हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। और वो चारों वहाँ पर अपने अपने बीज को निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ से वो रेड जो होते हैं वहाँ पर अपने स्नेक्स को आगे की तरफ भेजते हैं। तो जैसे वो स्नेक्स आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारा लिu पेंग जो होता है सबसे पहले वहाँ पर टॉर्नेडो से कहता है कि टॉर्नेडो और पोता चान दोनों मिलकर यहाँ पर काम करो। तो पोता चान जो होता है वो टॉर्नेडो के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो घूमना शुरू कर देता है और उसकी वाइन्स जो होती है वहाँ पर ब्लेड की तरह आसपास घूम रही होती है, बड़ी तेजी के साथ बिल्कुल पंखे की तरह वहाँ पर उन सभी को काटते जाते हैं। जितने भी स्नेक्स उसकी वाइन्स के साथ टकराते हैं वो सारे के सारे काटकर दो हिस्सों में हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से लिu पेंग जो होता है फ्लफी आउल से कहता है कि यहाँ पर डोगी चान को एक जबरदस्त रॉकेट पुश दो और वो उसे ऊपर उठाकर लेकर जाता है, साथ ही अपने पाँव में पकड़कर जबरदस्त सामने की तरफ थ्रो करता है। जब उसे सामने की तरफ थ्रो करता है तो डोगी चान जाकर फायर वाले रैट के साथ टकराता है। फायर वाला रैट जो होता है दीवार के साथ टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ठंडर वाला रैट जो होता है वो अपनी ठंडर के साथ पौधे के ऊपर अटैक करता है। ब्रदर ज़ैंग के बड़े से ट्री के ऊपर वो अटैक करता है, लेकिन ट्री जो होते हैं उनके ऊपर फायर का कोई असर नहीं होता, इसी वजह से वो यहाँ पर फायर के साथ इन्फेक्टेड रहते हैं और साथ ही वो अपनी डाल के साथ उसको जबरदस्त पंच मारता है, जिसके साथ ही वो भी वहाँ पर बेहोश होकर पीछे गिर जाता है। तुम्हारा लिu पेंग कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जबकि इनकी मेन फोर्सेस को हमने सबड्यू कर लिया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्नेक्स ही बचे हैं। तो चलो जल्दी से अपनी फायर को कीप अप रखो, हमें जल्दी से जल्दी इस फायर को खत्म करना होगा। और वो तीनों चूहे जो होते हैं वहीं पर पीछे हट जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर फाइट करने के बाद हमारा लिu पेंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इस बार हमारी लिंग ज़ाओ क्लैन की जो नई जनरेशन है बहुत ही जल्दी दोबारा से राइज करने वाली है। हमारा लिंग ज़ाओ क्लैन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और एक बार हम लोग यहाँ पर से इन्हें नए बीज दे दे उसके बाद हम सभी लोग बहुत
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और तीनों चूहों को वहाँ पर हरा देने के बाद वो तीनों वहाँ पर गिरे पड़े होते हैं, जबकि स्नेक्स वहाँ पर से डरकर भाग जाते हैं। स्नेक्स वहाँ पर चले जाने के बाद वो तीनों कहते हैं कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। एक्चुअली हम लोगों ने जहाँ पर एक मिशन को पूरा कर दिया जो कि हमारे लेवल से भी बियॉन्ड था। एक ऐसा लेवल है जिसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते थे। तो हमारा लियू फेंग कहता है कि हाँ, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। और सभी लोग उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि सीनियर ब्रदर प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। तो हमारा लियू फेंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है कि सर सभी लोग आपके बारे में यहाँ पर इस तरह की बातें करते हैं कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और आप यहाँ पर कल्टीवेशन में भी अच्छे नहीं है और दूसरी सभी एल्डर्स के मुकाबले में आपकी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से हम लोग भी यहाँ पर यही सोच रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर अपने एक्शन से आपने इस बात को साबित कर लिया। हमने अपनी आंखों से देख लिया कि जो लोग आपके बारे में जैसा कुछ सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप तो एक महान है। लियू फेंग उनसे कहता है कि एक्चुअली मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बाकी के सभी एल्डर्स के मुकाबले में मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। इसी वजह से प्लीज यहाँ पर इसको लो प्रोफाइल ही रहने दो, किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो ब्रदर ज़ेंग जो होता है बाकी सभी लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि जिस तरह सीनियर ब्रदर लियू ने कहा हमें इसी तरह करना चाहिए। हमें यहाँ पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना देना चाहिए कि सीनियर ब्रदर लियू जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो उनके लिए काफी एम्बैरेसिंग बात होगी। इसके साथ ही वो चूहे जो होते हैं फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर स्क्वेयर स्क्वेयर कर रहे होते हैं। तो ब्रदर ज़ेंग कहता है कि सीनियर ब्रदर लियू अब यहाँ पर हम लोग इन चूहों का क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इन चूहों को मार डाले। तुम्हारा लियू फेंग कहता है नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज को मारने वाले नहीं है। तुम जिस भी चीज को देखते हो उसे मारने के लिए आगे क्यों बढ़ जाते हो, मुझे यहाँ पर कुछ सोचने दो इनका क्या करना है। और इसी के साथ ही नीचे का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर काफी हैरान होते हैं कि अचानक से क्या हो रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आया है। और वो चूहे जो होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, डर के मारे वहीं पर साइड के ऊपर छुप जाते हैं। तो वहाँ पर पीछे केव होती है और उस केव के अंदर से वो जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और जबरदस्त ओरा निकल रहा होता है। और इसी के साथ ही वहाँ पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है, क्योंकि अंदर कोई मॉन्स्टर होता है जो कि रोर लगाता है। तो जैसे वहाँ पर रोर लगाता है तो सभी लोग कहते हैं क्या यहाँ पर इस केव के अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे निकल सकती है और इतनी अजीब सी आवाज कहाँ से निकल कर आ रही है। लगता है कि इस केव के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर रहता है। तो थोड़ी देर के बाद उस केव के अंदर से एक बड़ा सा सेलिमेंटर बेस निकल कर आता है, एक म्यूटेंट मॉन्स्टर, एक बड़ा सा सेलिमेंटर जिसके पंख भी होते हैं। तो वहाँ पर बाहर निकलता है, बाहर निकल कर आने के बाद वहाँ पर उस खाने को खाना शुरू कर देता है। तो ये देखकर ज़ेंग और ज़ाओ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज है, ये एक बड़ी सी लिजर्ड है लेकिन इसके पंख भी हैं, कहीं ये लॉर्ड रैंक का लेजेंडरी बीस्ट तो नहीं है जिसे विंग सेलिमेंटर कहा जाता है। तो ज़ेंग कहता है कि इसको देखकर तो लगता है ये इंटीग्रेशन स्टेज के मिडिल लेवल्स के ऊपर है, लेकिन एक वाइल्ड बीस्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज में कैसे पहुंचा, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। सेलिमेंटर जब वहाँ पर उस खाने को खा रहा होता है, इसी के साथ ही वो चूहे जो होते हैं उसके सामने स्क्वेयर स्क्वेयर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उसे बता रहे होंगे यहाँ पर क्या हुआ है। वो रो रो कर उसके सामने से बता रहे होते हैं। तो ज़ेंग कहता है कि मुझे समझ आएगी यहाँ पर क्या चल रहा है। ये बड़ा सा सेलिमेंटर जो है इन तीनों चूहों को कंट्रोल कर रहा है। वो तीनों चूहे जो थे वो यहाँ पर स्नेक्स को कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पर ये सभी लोग म्यूचुअल कंडीशन में रह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सेलिमेंटर इन चूहों को प्रोटेक्शन देता है और चूहे जो है वो स्नेक के पास से खाना मंगवाकर सेलिमेंटर को देते हैं कि हम इनको सबड्यू किया, इनके सांपों को यहाँ पर से भगा दे। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अपने मालिक को बता रहे हैं कि यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ है और यहाँ पर हो सकता है कि वो सेलिमेंटर को गुस्सा दिला दे, जिससे वो हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो सेलिमेंटर उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने पंख को उठाता, साथ ही अपनी स्पेशल एबिलिटी विंड ब्लेड को यूज करते हुए उनके पर अटैक करता है। तो विंड ब्लेड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो लोग उस ब्लेड को अवॉइड तो करते हैं, लेकिन उसकी स्लैश काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। सभी लोग साइड के ऊपर गिर जाते हैं। ब्रदर ज़ेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब इस फाइट को जीत पाएंगे, क्योंकि ये फाइट तो हमारे लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर की फाइट है। ये एक लॉर्ड रैंक का सेलिमेंटर, हम लोग इसे नहीं हरा पाएंगे। हमें यहाँ पर से भागने के बारे में कुछ सोचना होगा। तो ज़ाओ से कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें, जबकि जीजून से कहता है कि सीनियर ब्रदर लियू फेंग तो भी बताओ कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो सीनियर ब्रदर लियू फेंग की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन सीनियर ब्रदर जो होता है वो आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर उस बड़े सेलिमेंटर को देख रहा था जो कि इंटीग्रेशन स्टेज में होता है। अगर उसे वो निकल लेगा तो उसे डिवावर करने के बाद उसे यहाँ पर एक विंग टाइप की पिल मिलने वाली है और विंग टाइप की पिल को ऑब्जर्व करने के बाद उसकी जो वेल है वो यहाँ पर किंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाएगी। तो ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और साथ उसकी लार भी टपक रही होती है। ये देखकर जीजू कहती है कि अचानक से सीनियर ब्रदर को क्या हो गया। सीनियर ब्रदर इस बड़े सेलिमेंटर को देखने के बाद कहीं पागल तो नहीं हो गए। अब हम लोग अपने एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग इस बड़े से सेलिमेंटर का क्या करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उन्हें सेलिमेंटर की केव के अंदर एक स्क्रॉल मिलता है। तो वो लोग वहाँ पर स्क्रॉल के इर्द-गिर्द खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या चीज है। एक उनमें से कहता है कि इसे देखकर तो लगता है ये टेक्निक स्क्रॉल है। दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक टेक्निक स्क्रॉल का क्या काम है। लियू फेंग उनसे कहता है कि जिस तरह की इसकी शेप है मुझे लगता है कि ये एंशिएंट टाइम्स का कोई स्क्रॉल है, जो कि यहाँ पर फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर अगली जनरेशन को दिया जाता रहा है। लेकिन सेलिमेंटर के स्नेक्स ने वहाँ पर किसी घर के अंदर से इसको चोरी कर लिया होगा और उसके बाद सेलिमेंटर जो है इसको यूज करना चाहता होगा। तो लियू फेंग जो होता है स्क्रॉल को ओपन करता है तो वो स्क्रॉल के अंदर यहाँ पर लिखा होता है कि एक स्पेशल स्किल है, एक एंशिएंट स्किल जो कि यहाँ पर विंड टाइप है। साथ उसके ऊपर लिखा होता है कि स्किल को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, इसी वजह से ध्यान से और सोच समझकर इसको यूज करना। ब्रदर ज़ेंग कहता है कि अगर ये वाकई में एक बार यूज किया जा सकता है तो उसका मतलब यह है कि ये लेजेंडरी एंशिएंट स्क्रॉल हो सकता है, जिसके बारे में पहले भी हम लोग किताबों में पढ़ चुके हैं कि लेजेंडरी एंशिएंट स्क्रॉल जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं। तो लियू फेंग उनसे कहता है कि हाँ ये वाकई में वही है, ये एक लॉस्ट फॉरबिडन टेक्निक है कि हम लोगों ने यहाँ पर वाकई में एक बहुत ही कमाल के ट्रेजर को ढूंढ लिया है। तो ब्रदर ज़ेंग उसे कहता है कि ये किस टाइप का है। तो लियू फेंग उसे कहता है कि ये विंड टाइप है। इसके साथ यहाँ पर विंड टाइप की स्पेशल एबिलिटीज मिल जाएंगी, लेकिन
लेकिन ये इंटेग्रेशन स्टेज या फिर इंटेग्रेशन स्टेज से भी लेटर स्टेज के मॉन्स्टर्स के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हमारे पास यहाँ पर इतना पावरफुल मॉन्स्टर उसी के ऊपर हम लोग इस स्किल को यूज कर पाएंगे। लेकिन इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इस स्किल की मदद से हम लोग क्या हासिल करेंगे, यानी कि स्किल से क्या होने वाला है या फिर कौन सा स्किल है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं लियू फेंग उस स्किल को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब जबकि इसके ऊपर इतना लिखा हुआ है कि जो विंग टाइप का स्किल है, तो उसका मतलब है कि मैं अपनी प्योनी के ऊपर इसको यूज कर सकता हूँ। मेरी वेल भी तो विंग टाइप है, अगर मैं उसको यहाँ पर देता हूँ तो उसके किंग लेवल में पहुंचने के बाद इस स्किल की मदद से मैं उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कोई लकी पार्ट मिल जाए जिससे मेरी वेल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, या फिर इसके कोई डाउन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रदर ज़ैंग जो होता है वो अनुमान लगाना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। यहाँ पर ऐसे हुआ होगा कि जब यहाँ पर सैलेमेंडर ने इन रैट्स को कहा होगा कि स्नेक्स की मदद से खाना लेकर आओ, तो स्नेक्स जो है वो खाना लेने के लिए गए होंगे और किसी घर के अंदर से किसी फैमिली के एंशिएंट स्क्रॉल को भी चोरी करके ले आए होंगे। जब वो स्क्रॉल को लेकर आए होंगे तो सैलेमेंडर ने देखा होगा कि ये विंग टाइप का स्क्रॉल है, लेकिन वो इसको यूज नहीं कर पाया होगा क्योंकि उसे यहाँ पर इसको यूज नहीं करना आता। इसी वजह से उसने यहाँ पर इसको रख दिया होगा अपनी केव के अंदर। वो सोच रहा होगा कि किसी मुश्किल वक्त में यहाँ पर इस टेक्निक को यूज किया जाए, क्योंकि ये फॉरबिडन टेक्निक है और इसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स भी नहीं लिखी हुई। इसी वजह से उसने इस टेक्निक को अभी तक यूज नहीं किया होगा और उसके बाद हमने उसे यहाँ पर हरा दिया। और यहाँ पर उसे हराने के बाद हमें यहाँ पर जो मिल गया है, क्योंकि सीनियर ब्रदर लियू ने उसे डिवावर कर लिया। जैसे वो ये वाली बात करता है, लियू फेंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो वो सभी लोग वहाँ पर अपना मुंह बंद करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर हम लोग बस ऐसी बकवास कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो बस ऐसी बात कर रहे थे। तो लियू फेंग उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर हमारा मिशन पूरा हो चुका है तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है लिंगजाओ क्लैन का दिखाया जाता है। तो वो तीनों वहाँ पर पहुंचने के बाद से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर लियू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, हमारी जान बचाई और साथ में यहाँ पर नए बीस भी दिया, आपका इस सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लियू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है मैं जाकर लीडर गावलिंग से बात करता हूँ, उन्हें सारा कुछ रिपोर्ट करता हूँ, तुम लोग जाओ जाकर रेस्ट करो। तो वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो लोग वापस आते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। जबकि बाकी सेक्टर डिसाइपल उनसे कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर टीम आ गई, टीम 5 यहाँ पर वापस आ गया, जो कि उस क्रोनी लियू फेंग के साथ गए थे। जैसे वो यहाँ पर उनके सामने लियू फेंग को क्रोनी कहते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वो सभी लोग आगे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्रोनी किसको कहा, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर सीनियर ब्रदर लियू फेंग को क्रोनी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि सीनियर ब्रदर लियू फेंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर उनकी पावर्स को देखा। तो वो कहते हैं कि हाँ सीनियर ब्रदर लियू फेंग इतने पावरफुल है जितने बाकी के सभी एल्डर्स हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में इस तरह की गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लियू फेंग जो होता है उनके लिए एटम्स बना कर लाता है। सबसे पहले यहाँ पर वो लमार चान को एटम्स देते हैं, तो लमार चान एटम्स को खाने के बाद वहाँ पर इवॉल्व करता है और तीनों ही बल्कि वहाँ पर इवॉल्व करते हैं। तो हमारा लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर उन स्नेक को डिवावर करके बहुत सारे आइटम्स को बनाकर लाया हूँ, इन सभी आइटम्स की मदद से हम यहाँ पर अपने सारे बीस को यहाँ पर इंटेग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन तुम सभी को पता है कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें अपने इनर सेल्फ से फाइट करनी होगी। तो फिर बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर सबसे पहले अपने इनर सेल्फ से फाइट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं यहाँ पर पहले भी इसे एक बार फाइट कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इनर सेल्फ से कैसे फाइट की जाती है। तो यहाँ पर तुम सभी लोगों में से सबसे पहले कौन जाना चाहेगा। वो चारों वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी पहले नहीं जाना चाहता। तो हमारा लियू फेंग उनसे कहता है कि बताओ तुम में से कौन यहाँ पर पहले जाना चाहता है। तो वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, सभी की उंगलियां एक दूसरे की तरफ होती हैं, तो उनमें से कोई भी यहाँ पर पहले नहीं जाना चाहता। तो हमारा लियू फेंग कहता है कि ये क्या तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम सभी लोग डर रहे हो। इस गावलिंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ज़ैंग ही, सिस्टर जुई और डान डाई, इन तीनों के बेस को यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल में ब्रेक थ्रू करवाना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे एंड के ऊपर करूंगी क्योंकि मैं इनके लीडर उसी वजह से। तो सिस्टर जुई कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ज़ैंगी को यहाँ पर सबसे पहले करना चाहिए, मैं यहाँ पर सब में अच्छी नहीं हूँ, इसी वजह से मैं पहले नहीं करूंगी। तो ज़ैंगी वहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ब्रदर डान डाई मेरे सीनियर है, तो ब्रदर डान डाई को यहाँ पर सब कुछ करना चाहिए, वो पहले जाए और जाकर शैडो कैट के साथ उसको इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर पहुंचाकर हमें दिखाएं, हमें यहाँ पर इससे सीखने को मिलेगा। जबकि डान डाई चलाकर कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। फिर साथ ही वो कहता है मैं इस बारे में काफी ज्यादा श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी शैडो कैट को इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए काफी ज्यादा बिजी हूँ। तुम लोगों ने अभी भी यहाँ पर अपना मिशन पूरा करके वापस आया, तो मुझे उस मिशन की रिपोर्ट बनाकर उसे अलायंस वालों के पास भेजना है ताकि हमें यहाँ पर उसके रिवार्ड मिल सके। सिस्टर जुई कहती है मुझे याद आया कि मुझे अभी भी यहाँ पर खाना पकाने के लिए जाना है क्योंकि इस वक्त लंच ब्रेक होने वाली है। जबकि ज़ैंगी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना होगा, तो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो लियू फेंग इसी के साथ ही अपनी आयरन बॉल को निकालता है, उसके साथ तलवार बना लेता है और कहता है क्या बताओ किसको यहाँ पर से जाना है। तो वो कहता है प्लीज हमें माफ कर देना। ज़ैंगी कहता है कि मैं यहाँ पर सब के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज की जो ब्रेक थ्रू होती है जो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। मैंने सुना है कि अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो हमारा बीस जो है वो 6 महीने के लिए कोमा में चला जाता है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? जो फाइट भी काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है, अगर वहाँ पर जाने के बाद मेरा लमार क्रिपल हो जाता तो फिर मैं क्या करूंगा। लियू फेंग कहता है कि तुम सभी लोग ये कर सकते हो, यंग मास्टर बाई ने भी तो अपने मॉन्स्टर को 6 ग्रेड में ब्रेक थ्रू करवाया था, तो तुम सभी लोग भी ये कर सकते हो। अगर वो कर सकता है तो तुम लोग भी कर पाओगे। तो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बस यहाँ पर अपने बीस के साथ बॉन्डिंग बनानी है, उसके बाद अंदर जाना है, वहाँ पर तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन होगी उसकी एबिलिटीज को देखने के बाद जल्दी से बॉन्डिंग को खत्म करके बाहर आ जाना, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सोचने का काफी सारा टाइम मिल जाएगा कि तुम उसकी एबिलिटीज को कैसे काउंटर अटैक कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चेंजी कहता है कि सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ, तो वो कहता है तो फिर ठीक है मैं सबसे पहले करूंगा। वो लमार से कहता है कि लमार मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी ज्यादा वेट किया, तुमने भी यहाँ पर इसका काफी वेट किया होगा, तुम ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि मेरे डैड को लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ अचीव नहीं कर सकता, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर अपने 20 से इंटीग्रेशन स्टेज में 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू करवा दूंगा तो मेरे डैड को भी ये देखने के बाद काफी हैरानी होने वाली है। और वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो लियू फेंग कहता है कि अब यहाँ पर दोनों रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर लमार के माइंड के साथ जुड़ना होगा।
होगा। जब तुम इसके साथ जुड़ जाओगे तो अंदर जाने के बाद तुम्हारा जो इनर सेल्फ आएगा उसकी एबिलिटीज को देखने के बाद फौरन बाहर आ जाना, उससे फाइट मत करने लग जाना। तो वो कहता है ठीक है सीनियर ब्रदर, मुझे समझ आ गई। और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो बॉन्डिंग करने के बाद जो हमारा ज़ेंगी होता है वो लामार बन जाता है। तो लामार बनने के बाद वो उसकी इनर सेल्फ के अंदर होता है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर होता है। तो वहाँ पर हमारा ज़ेंगी कहता है कि तो लामार बनने के बाद ऐसा महसूस होता है, इसके बाजू तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसके बाजू के साथ में अपना सर भी नहीं खुजा सकता। ज़ेंगी क्योंकि अब यहाँ पर लामार के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो यहाँ पर देखता है कि उसके पास कुछ मेमोरीज होती हैं, उसकी मेमोरीज को देख पा रहा था। ज़ेंगी कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पर कौन कौन सी मेमोरीज हैं। तो उसकी मेमोरीज में वहाँ पर आधी मेमोरीज जो होती है वो बटर रैबिट की होती है, क्योंकि शायद लामार जो बटर रैबिट को पसंद करता है। और साथ ही कुछ मेमोरीज जो होती है वो वहाँ पर काफी सारी उल्टी सीधी हरकतों की होती है। तो हमारा जो ज़ेंगी कहता है वो चलो ठीक है तुम्हारी मेमोरीज में और ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए आगे बढ़ने वाले। चलो देखते हैं कि हमारा इनर सेल्फ यहाँ पर हमारे खिलाफ क्या कर पाता है, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने ओपोनेंट को हराते हैं और उसकी एबिलिटीज को देखते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ से ज़ेंगी उनके सामने अपीयर होता है, उनका जो इनर सेल्फ होता है वो उसके सामने अपीयर हो जाता है, जिसके हिसाब से फाइट करनी है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 112 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड से हमारा फिर से एक नया आर्क स्टार्ट होने वाला है, जो कि पहले वाले आर्क्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग। बीस्ट टेम्परर के एपिसोड 113 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सबसे पहले ज़ेंगी जो होता है वो अपने लामार चांद के साथ इंटीग्रेट करता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर जाने के बाद अब वो यहाँ पर अपने सेल्फ के साथ फाइट करने वाला है, जहाँ पर उसका अपना सेल्फ जो होता है उसके सामने अपीयर होता है। तो ज़ेंगी जो होता है वो लामार के बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो चुका होता है, इसी वजह से अब वो लामार ही बन चुका होता है। तो वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये बंदा क्या कर सकता है, यानी कि उसके सामने जो उसका इनर सेल्फ होता है वो देखना चाहता है कि उसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज है। तो लामार से कहता है कि लामार चलो जल्दी से यहाँ पर शूट करते हैं। और इसी के साथ ही वो उस लामार के ऊपर से एक स्पाइक को शूट करता है, लेकिन जैसे ही वो स्पाइक निकालता है इसी के साथ स्पाइक वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि स्पाइक निकलने पर उसे काफी दर्द होता है। तो तुम्हारा ज़ेंगी कहता है कि तो अब मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि लामार को कितना ज्यादा दर्द होता होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक नाखून उखाड़ने के बराबर है। हमारी बॉडी के अंदर से यहाँ पर स्पाइक्स निकल रहे हैं, लामार की बॉडी के अंदर जो स्पाइक्स निकलते हैं उसकी बॉडी का हिस्सा होते हैं। साथ ही वो कहता है कि चलो फिर से यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। और अब यहाँ पर ज़ेंगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वहाँ पर शूट कर लेता है। इस बार ज़ेंगी जो होता है वो अपने एक स्पाइक को शूट करता है, जो कि बड़ी तेजी के साथ उसका इनर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ता है। उसका जो इनर मॉन्स्टर होता है वहाँ पर बड़ी आसानी से हवा को कंट्रोल करते हुए उसके जो उसका स्पाइक होता है उसको बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर लेता है। ज़ेंगी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, इसने यहाँ पर मेरे स्पाइक की ट्रैजेक्टरी को चेंज कैसे कर लिया है, किस किस्म की पावर है। तो इसी के साथ ही उसका इनर सेल्फ जो होता है उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो लामार कहता है कि मुझे पता चल गया कि इसकी पावर्स किसके ऊपर बेस करती हैं, इसके पास कौन सी एबिलिटीज है। इसी के साथ ही दूसरा इनर सेल्फ जो होता है उसके करीब पहुंचता है, उसके करीब पहुंचकर एक जबरदस्त पंच बनाता है और उसके पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो इसी के साथ ही उसके अंदर से काफी सारी टोर्नेडो पावर भी निकल रही होती है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा ज़ेंगी जो होता है वो लामार की बॉडी से बाहर निकल आता है, वो अपनी इंटीग्रेशन स्टेज से बाहर आ जाता है। डांडी उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता चल गया, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि हाँ मैं तो वहाँ पर मरते मरते बचा हूँ, मुझे पता चल गया है कि मेरे इनर सेल्फ के पास वहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट है, उसके पास विंड टाइप का एट्रीब्यूट है। तो लियू फेंग उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि उसके पास विंड टाइप का एट्रीब्यूट है, क्योंकि तुम्हारे पास जो एट्रीब्यूट्स है उनको काउंटर अटैक करने के लिए विंड टाइप सबसे बेस्ट है। तो ज़ेंगी लियू फेंग से कहता है लेकिन उसने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हमारे लामार के जो स्पाइक्स थे उनकी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर दिया, यानी कि वो यहाँ पर इसके अटैक को बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकता है। तो फिर मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, कैसे मॉन्स्टर के खिलाफ जो कि यहाँ पर विंड टाइप के एबिलिटीज को यूज कर सकता है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि इंटीग्रेशन स्टेज का जो ब्रेक थ्रू होता है ये हमेशा तुम्हारी कमजोरियों को दर्शाता है, कि तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट होता है वो वाली उस एबिलिटी को लेकर आकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें अपनी कमजोरी को हराना होगा तभी तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर खुद से इस ब्रेक थ्रू को पूरा करना होगा। खुद ही यहाँ पर ये आइडिया सोचना होगा कि तुम यहाँ पर कैसे विंड टाइप की एबिलिटी को हराओगे। तो ज़ेंगी जो होता है वो लामार के साथ साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है चलो चल के सोचते हैं कि हम लोग विंड टाइप एबिलिटी को कैसे हराने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ से डांडा की कोशिश करता है, वो अपनी इंटीग्रेशन स्टेज में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद से अपना इनर सेल्फ दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर लाइट मोमेंट्स को यूज कर रहा था, वो पूरे का पूरा लाइट से बना होता है। तो ये देखकर वो भी बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल क्लूलेस हूँ, क्योंकि मेरे सामने वाला जो ओपोनेंट है वो लाइट से बना है और मेरी शैडो कैट है वो शैडो से बनी है। तो शैडो कैट उसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती और इसके अटैक्स भी उसके खिलाफ बिल्कुल बेकार है। उसके बाद अब यहाँ पर सिस्टर जुई की बारी आती है। तो सिस्टर जुई कहती है कि लगता है कि अब मेरी बारी है, लेकिन वो यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज में जाना नहीं चाहती। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ज़ेंगी को यहाँ पर दोबारा से ट्राई करके देखना चाहिए, क्यों ना मुझे यहाँ पर पहले अपने लामार चांद को इंटीग्रेशन के 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू करवा लूं, उसके बाद मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी। तो वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जहाँ पर जो भी सोच रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। तो सिस्टर जुई कहती है चलो छोड़ो, फिर मैं खुद ही यहाँ पर अपनी इंटीग्रेशन स्टेज में जाती हूँ, जाकर देख कर आती हूँ कि मेरे ओपोनेंट के पास कौन सी एबिलिटीज है। और इसी के साथ ही वो भी अपनी इंटीग्रेशन स्टेज में चली जाती है और पांडा चांद के साथ जाकर इंटीग्रेट हो जाती है और कहती है कि पांडा चांद बनने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जरा मेरी बॉडी देखो, जरा मेरे मसल्स देखो, अब तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लंबी भी हो गई हूँ। पांडा चांद की जो बॉडी है स्पेशली यहाँ पर बैटल्स के लिए बनी है, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर साथ उसके सामने वहाँ पर उसका इनर सेल्फ अपीयर होता है। तो सामने की तरफ देखती है और कहती है कि ये क्या ये मैं हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा हॉट दिखाई दे रही है। साथ ही सिस्टर जुई कहती है कि चलो छोड़ो इन सभी फालतू बातों को, मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए देखना
देखना है कि इसके पास कौन सी एबिलिटीज है। मुझे सबसे पहले इसकी एबिलिटीज को देखना है, उसके बाद यहाँ से बाहर जाऊंगी और आराम से बैठ कर देखूंगी कि मैं यहाँ पर इसको कर पाती हूँ या नहीं। मिस्टर जुई को अपने इनर सेल्फ के अंदर गए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके होते हैं, तो गावलिंग कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर से काफी देर लग रही है, इसे अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था। तुम्हारा ल्यू फेंग भी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो यहाँ पर इस एबिलिटीज के बारे में पता नहीं चल रहा है, या फिर अंदर किसी बुरी तरह से स्टक हो चुकी है, वो वहाँ से निकल नहीं पा रही। तो सभी लोग कहते हैं तो फिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर से वापस नहीं आती तो फिर क्या होगा, क्या ये वाकई में वहाँ पर फंस जाएगी या फिर हमेशा के लिए वहीं पर फंस कर मर जाएगी। सिस्टर जुई जो होती है वहाँ पर बाहर बैठे, उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो रहे होते हैं, जैसे कि वो वहाँ पर अंदर काफी ज्यादा मुश्किल में वो वहाँ पर फाइट कर रही होती है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो है बाई फैमिली का दिखाया जाता है कि बाई फैमिली में दिखाते हैं कि मास्टर बाई जो होते हैं अपनी फाइटिंग अरीना की तरफ आते हैं, जहाँ पर उनका बेटा जो है यंग मास्टर बाई ट्रेनिंग किया करता है, तो वहाँ पर उसके लिए सूप बनाकर लाए होते हैं। जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनका मास्टर खड़ा होता है, उसका ट्रेनर खड़ा होता है। मास्टर शान उस एल्डर से पूछते हैं कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पर चला गया, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। तो वो कहता है सर अगर सच्ची बताऊं तो पिछले 2 दिन से यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहे, यंग मास्टर बिल्कुल भी ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बहुत ही जरूरी काम है, इसी वजह से वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकते। और आपको तो पता है कि यंग मास्टर कितने ज्यादा मैच्योर इंसान है, और मैं यहाँ पर अच्छी तरह से समझता हूँ कि उन्हें यहाँ पर कोई जरूरी काम होगा, इसी वजह से मैंने उन्हें यहाँ पर इजाजत दे दी, और साथ उन्होंने आपसे इस बात को सीक्रेट रखने का भी कहा था। तो फादर से बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जो सूप बनाकर लाए होते हैं वो भी वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्किप करने की। उसकी माँ बचपन में मर गई थी, उसके बाद से मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया और उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और अब यहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग को स्किप करना चाहता है। मैंने उसे बताया भी था कि यहाँ पर टॉप लीग में पहुंचना हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर अपने मजे के लिए ट्रेनिंग को स्किप कर रहा है। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। और इसी के साथ ही वो जाकर दूसरे अरीना में जाते हैं और वहाँ पर दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि ध्यानशु भाई तुम कहाँ पर हो। मास्टर भाई जो होता है वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और कहता है कि फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और साथ ही उसका स्नेक जो होता है इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल का वहाँ पर स्नेक उनके सामने होता है। तुझे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं मैं यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रहा, तुम्हारा कोल्ड विंटर कोबरा यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन स्टेज की मैक्स लेवल पर कैसे पहुंच गया, जबकि इसी के साथ ही लियांशु भी वहीं पर होती है और वो भी ट्रेनिंग कर रही होती है। और उसके पास जो स्नेक होता है वो फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर होता है। तो फादर कुछ ये देखने के बाद और भी बड़ा झटका लगता है। फादर कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, लियांशु का स्पिरिट मॉन्स्टर तो अभी मैच्योर स्टेज में था, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर कैसे पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी जिसकी वजह से मेरी अभी तक उतरी नहीं है, मुझे अभी तक यहाँ पर नशा है। वहाँ पर अपने बारे में सोच रहे होता है कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जाकर उसे चेक करवाना चाहिए। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि फादर आप यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ सच है, हम दोनों ने वाकई में यहाँ पर इंप्रूव कर लिया, हम दोनों के इंप्रूवमेंट्स के बाद हमारी पावर्स बढ़ गई हैं। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि यहाँ पर हम दोनों ने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाया है, मेरा जो बीस्ट है वो यहाँ पर मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है, जबकि लियांशु का बीस्ट फॉर्मेशन के मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है। फादर कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के बीस्ट एकदम से यहाँ पर से फॉर्मेशन और इंटीग्रेशन के मैक्स लेवल पर पहुंच गए हो, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस तरह से इवोल्यूशन में तो कम से कम 1 साल लगता है, दोनों ने ये कैसे किया होगा। तो लियांशु कहते हैं कि ब्रदर मुझे लगता है कि फादर को इस बारे में बताना ही होगा। तो इसी के साथ यंग मास्टर भाई जो होता है अपने फादर को बताता है कि फादर आपने यहाँ पर इस बात के ऊपर टेंशन नहीं दी, लेकिन क्या आपको याद है लास्ट टाइम जब फेंग मैंग ल्यू मेरे साथ आया था और मैंने उसके हाथ में चेन बांधी हुई थी, हमने आपको बताया था कि वो एक डुअल कल्टीवेशन मेथड है जिसमें हम लोग टैग टीम कल्टीवेशन करते हैं। आपको यहाँ पर डोमिनेंस एनर्जी को इंक्रीज करने के बारे में बताया था ना। तो फादर उसे कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, तुमने मुझे बताया था, उसे टैग टीम डोमिनेटिंग कल्टीवेशन टेक्निक कहा जाता है। क्या वाकई में वो काम करती है? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर बताओ, मैं भी किसी के साथ यहाँ पर इस तरह की टैग टीम डोमिनेशन टेक्निक को परफॉर्म करूंगा ताकि मैं भी यहाँ पर इंप्रूव कर सकूं। तब वो बेचारे दोनों आगे से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं कि अब डैड को यहाँ पर क्या बताएंगे, इस तरह का कोई मेथड है ही नहीं। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 113 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे अब यहाँ पर और क्या होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर से इंटरेस्टिंग आर्क स्टार्ट होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।